News 18 India। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज किसान नेताओं से केंद्रीय मंत्रियों की बातचीत के बाद सुलह का रास्ता जल्द निकलने के संकेत मिले, लेकिन शंभू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस वालों के बीच संघर्ष नहीं थमा। बैंक खाते फ्रीज करने के मामले में कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया, जिसके बाद खातों में लेन देन दोबारा शुरू होने की खबर आई। मराठा आंदोलन के लिए अनशन पर बैठे मनोज जरांगे पाटिल की तबीयत बिगड़ने की खबरों के बीच ही महाराष्ट्र के कई शहरों में आंदोलनकारियों ने रास्ते जाम कर दिए और रूस में राष्ट्रपति पुतिन के आलोचक और विपक्ष के नेता अलेक्सी नवेल्नी की जेल में संदिग्ध हालात में मौत हो गई, जिसके बाद पुतिन पर उनकी हत्या का आरोप लग गया। मराठा आरक्षण के लिए मनोज जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल के बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों में प्रदर्शन तेज हो गया। मनोज जरांगे पाटिल पिछले कई दिनों से मराठा आरक्षण की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हालांकि महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने उनसे भूख हड़ताल वापस लेने की अपील की, लेकिन उन्होंने ऐलान किया कि उनकी मांग पूरी होने तक वो भूख हड़ताल जारी रखेंगे। इसी बीच महाराष्ट्र के नांदेड़ और वैजापुर में मनोज जरांगे पाटिल के समर्थकों ने हाईवे जाम कर दिया और जगह जगह टायर जलाकर जोरदार प्रदर्शन किया। नांदेड़ में मराठा आरक्षण की मांग कर रहे लोगों ने हाईवे को पूरी तरह बंद कर दिया। उन्होंने सड़क पर सूखी कटीली झाड़ियां रख दी और पुराने टायरों को इकट्ठा करके आग लगा दी। प्रदर्शन कर रहे कुछ लोग हाईवे पर बैठ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शन के दौरान कुछ पुलिस वाले हाईवे पर खड़े दिखाई दिए। हाईवे बंद होने की वजह से वहां ट्रकों और दूसरी गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। नांदेड़ के साथ ही महाराष्ट्र के वैजापुर में भी मराठा आरक्षण की मांग को लेकर कुछ लोगों ने हाईवे पर टायर जलाए और नारेबाजी की। मराठा आंदोलन की आग पिछले 1 महीने से महाराष्ट्र में सुलग रही है, लेकिन आंदोलन की अगुवाई कर रहे मनोज जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल की वजह से आंदोलन की आग तेजी से वहां के अलग अलग जिलों तक पहुंच गई। क्योंकि मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल पिछले 6 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। 2 दिन पहले उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। इसी वजह से उनके समर्थक भड़क गए और महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में आंदोलन तेज कर दिया। जालना और सोलापुर में भी मराठा आरक्षण के समर्थन में मनोज जरांगे पाटिल के समर्थकों ने जमकर प्रदर्शन किया और सरकार पर अपनी मांगे मनवाने के लिए दबाव बनाया। जालना में सड़क पर टायर जलाकर लोगों ने नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे लोग अपने हाथों में भगवा झंडे लिए हुए दिखाई दिए। झंडों पर छत्रपति शिवाजी की तस्वीर बनी नजर आई। इसके अलावा प्रदर्शन वाली जगह पर एक पोस्टर भी रखा हुआ दिखाई दिया, जिस पर मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल की तस्वीर छपी हुई दिखाई दी। जालना में मराठा आरक्षण के लिए प्रदर्शन के दौरान करीब 2 घंटे तक हाईवे बंद रहा। जालना वही जगह है जहां से पिछले महीने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई तक विरोध मार्च की शुरुआत हुई थी। जालना के अलावा महाराष्ट्र के सोलापुर में भी मनोज जरांगे पाटिल के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी विधायक विजय कुमार देशमुख के घर के बाहर सड़क पर बैठकर विरोध जताया। इस बीच जालना में भूख हड़ताल कर रहे मनोज जरांगे पाटिल की तबीयत पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने चिंता जताई। कोर्ट ने मनोज जरांगे पाटिल से अपने स्वास्थ्य की जांच में सहयोग करने की अपील की, क्योंकि 10 फरवरी से भूख हड़ताल की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई। प्रशासन ने मनोज जरांगे पाटिल के स्वास्थ्य की देखरेख के लिए एक सरकारी डॉक्टर और एक एम्बुलेंस को धरना स्थल पर तैनात कर दिया। 1 रोज पहले समर्थकों की अपील पर मनोज जरांगे पाटिल ने थोड़ा सा पानी पिया था। हालांकि इसके बाद उन्होंने ये भी दोहराया कि उनका आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक मराठा आरक्षण पूरी तरह से लागू नहीं कर दिया जाता। जबकि मराठा समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर सर्वे के लिए बनाए गए आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी। सर्वे रिपोर्ट मिलने के बाद एकनाथ शिंदे ने भरोसा दिया कि सरकार मराठा आरक्षण को लेकर गंभीर है। शासन निर्णय घेईल आणि त्यासाठी विशेष अधिवेशन 20 फेब्रुवारीला प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल से भूख हड़ताल खत्म करने की भी अपील की। मनोज जरांगे पाटिल की मांग है कि मराठा समुदाय के लोगों को ओबीसी के तहत सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण दिया जाए। उधर बड़ी खबर आई बंगाल से। संदेश खाली जाने के लिए बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। शुवेंदु अधिकारी को 1 दिन पहले संदेश खाली जाने से रोक दिया गया था। इसके बाद वो अदालत गए। उनकी अर्जी पर 19 फरवरी को सुनवाई होगी। संदेश खाली जाने के लिए बीजेपी के कई नेताओं ने कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां नहीं घुसने दिया और संदेश खाली जाने के लिए बवाल बढ़ गया, क्योंकि संदेश खाली की सीमा को किसी पार्टी के नेता को पार नहीं करने दिया गया। इस वजह से हंगामा हुआ। बीजेपी के बाद कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को भी संदेश खाली जाने से रोक दिया गया। बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी की अगुवाई में पार्टी के कार्यकर्ता संदेश खाली रवाना हुए।
लेकिन उत्तर 24 परगना के रामपुर में पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। उन्होंने पुलिस को धक्का देकर आगे निकलने की कोशिश की। एक महिला तो पुलिस वालों के बीच ही घुस गई। इसके बाद कई पुलिस वालों ने मिलकर उसे धकेला। बाकी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी ऐसी कोशिश की। इस वजह से दोनों तरफ से धक्का मुक्की हुई। कांग्रेस कार्यकर्ता सुरक्षा घेरा तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। बहुत देर तक बवाल होने के बाद अधीर रंजन समेत कई लोग वहीं सड़क पर बैठ गए। वहां ये लोग बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के जाने के बाद आए। अधीर रंजन चौधरी पहले गाड़ी से निकले और गाड़ी रोके जाने के बाद पैदल ही संदेशखाली रवाना हो गए, लेकिन उन्हें संदेशखाली जाने से रोक दिया गया। इससे पहले संदेशखाली की सीमा पर तैनात पुलिस ने बीजेपी के 6 सदस्यों को भी रोका। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक दिन पहले 2 केंद्रीय मंत्रियों और 4 सांसदों की कमेटी बनाई थी और इस कमेटी के सदस्यों के संदेशखाली की सीमा पर पहुंचने पर हंगामा शुरू हो गया, क्योंकि पुलिस ने बीजेपी की कमेटी के सदस्यों को संदेशखाली जाने से रोका। कुछ लेके थोड़ी जा रहे हैं। पुलिस के रोकने के बावजूद इन लोगों ने आगे बढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन पुलिस वाले अपनी जगह से हिले तक नहीं। आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, हम उन महिलाओं को न्याय देने दीजिए। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अगुवाई में बनी 6 सदस्यों वाली इस कमेटी में 5 महिलाएं थीं। उन्होंने पुलिस को भरोसा दिया कि वो धारा 144 के नियमों का पालन करेंगी, लेकिन पुलिस वालों के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए और इस पर बीजेपी की टीम के लोग भड़क गए। उन्होंने पुलिस को खरी खरी सुनाई। ये तक कहा कि वो अपने साथ उन्हें संदेशखाली की पीड़ित महिलाओं से मिलवाएं, क्योंकि संदेशखाली की कई महिलाओं ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उनके करीबियों पर यौन शोषण का आरोप लगाया था और इसीलिए बीजेपी के लोग उनसे मिलने संदेशखाली रवाना हुए। पुलिस ने इस टीम को रोका तो केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत सभी सड़क पर बैठ गए। इससे पहले इन लोगों ने पुलिस को बातचीत से समझाने की कोशिश की। आपके प्रोटेक्शन में हम लोग जा सकते हैं, आप ले चलिए। आप महिला हो, हम महिला हैं, जाएंगे महिला की बात सुनने। लेकिन पुलिस वालों ने इन लोगों के किसी तर्क को नहीं समझा। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भड़क गई। ये टीएमसी के गुर्गे और ये पुलिस सब बराबर है। कुछ देर धरना देने के बाद इन लोगों ने एक आखिरी कोशिश की। थोड़ी धक्का मुक्की हुई, लेकिन बीजेपी की कमेटी संदेशखाली नहीं जा पाई। इसके बाद ये लोग राजभवन पहुंचे। एक दिन पहले शुभेंदु अधिकारी को भी संदेशखाली जाने से इसी तरह रोका गया था। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार तो संदेशखाली जाने की कोशिश में घायल तक हो गए थे। इधर किसान आंदोलन के चौथे दिन शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसान और हरियाणा पुलिस के जवान एक बार फिर भिड़ गए। शंभू बॉर्डर हरियाणा और पंजाब के बीच मौजूद है। वहां बवाल तब हुआ जब दिल्ली जाने की जिद पर अड़े किसानों ने सड़क पर लगाए बैरिकेड की तरफ बढ़ने की कोशिश की और इसी वजह से हरियाणा पुलिस के जवानों ने उन्हें रोकने के लिए उन पर आंसू गैस के गोलों की बारिश कर दी। आसमान से जैसे ही आंसू गैस के गोले गिरे, प्रदर्शनकारी किसानों के बीच भगदड़ मच गई। शंभू बॉर्डर से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में आंसू गैस के गोलों से बचने के लिए किसान भागते नजर आए। बताया गया कि हरियाणा पुलिस के जवानों ने आंसू गैस के गोले तब छोड़ने शुरू किए जब बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी किसान सड़क पर की गई बैरिकेडिंग की तरफ बढ़ते दिखे। इसके बाद पुलिस ने पहले लाउडस्पीकर की मदद से किसानों से रुकने की अपील की और जब वो नहीं माने तो पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। एक तस्वीर में किसानों की भीड़ पर आसमान से आंसू गैस के गोले गिरते दिखे। देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कोई जंग छिड़ गई हो। आंसू गैस के गोलों की चपेट में आने की वजह से कुछ किसानों के घायल होने की भी खबर आई। आरोप है कि पुलिस के इस एक्शन के बाद प्रदर्शनकारी किसानों ने भी उस पर पथराव किया। और इसी बीच हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर किसानों के उपद्रव के 2 वीडियो जारी किए। उन दोनों वीडियो में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी किसान बॉर्डर पर तैनात पुलिस के जवानों पर पत्थर फेंकते नजर आए। ये दोनों वीडियो 13 और 14 फरवरी के बताए गए और उन दोनों वीडियो में दिल्ली जाने की जिद पर अड़े प्रदर्शनकारी किसान शंभू बॉर्डर पर तांडव करते दिखाई दिए। हरियाणा पुलिस की तरफ से जो 2 वीडियो जारी किए गए, उनमें एक वीडियो में लोगों की भीड़ पुलिस पर पत्थरों की बारिश करती दिखाई दी। कुछ लोग पुलिस बैरिकेड की आड़ में छिपकर पत्थर फेंकते नजर आए तो कुछ सामने से पुलिस पर पथराव करते रहे। इस दौरान आंसू गैस से बचने के लिए प्रदर्शन कर रहे लोग मुंह पर कपड़ा बांधे दिखाई दिए। हालांकि किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने भी उन पर आंसू गैस के गोले दागे। हरियाणा पुलिस ने इस वीडियो को 13 फरवरी यानी किसान आंदोलन के पहले दिन का वीडियो बताया। इसी तरह 14 फरवरी का भी एक वीडियो पुलिस की तरफ से जारी किया गया। उस वीडियो में भी प्रदर्शनकारी किसान पुलिस पर पथराव करते नजर आए। कुछ लोग तो पथराव करने के लिए पत्थरों को तोड़ते भी दिखाई दिए। हरियाणा पुलिस के मुताबिक पथराव की वजह से पुलिस के 18 और पैरामिलिट्री फोर्स के 7 जवानों समेत कुल 25 जवान घायल हो गए। इसी वजह से पुलिस ने लोगों से पथराव में शामिल लोगों की पहचान करने की अपील की।
ताकि आरोपियों पर कार्रवाई की जा सके। लेकिन चंडीगढ़ में किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच तीसरे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। सूत्रों के मुताबिक सरकार की तरफ से एमएसपी पर कानून बनाने के लिए एक कमेटी बनाने और उस कमेटी में किसानों के प्रतिनिधि रखने का प्रस्ताव दिया गया। लेकिन किसान नेता एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग पर अड़े रहे। मतलब करीब 5.5 घंटे तक चली इस बैठक का भी कोई नतीजा नहीं निकला। एक रोज पहले चंडीगढ़ में हुई इस बैठक में किसानों की तरफ से 14 नेता शामिल हुए, जबकि सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे। सरकार और किसान संगठनों के बीच बहुत ही अच्छे माहौल में सकारात्मक चर्चा हुई है। सूत्रों के मुताबिक तीसरे दौर की इस बैठक में सरकार की तरफ से एमएसपी पर कानून बनाने के लिए कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन किसान इसके लिए तैयार नहीं हुए। जानकारी के मुताबिक रविवार को किसान संगठनों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच चौथे दौर की बैठक होगी। आंदोलन शांतिपूर्वक ढंग से उतने दिन चलेगा, किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 13 फरवरी से शुरू हुए किसान आंदोलन से पहले 8 और 12 फरवरी को भी 2 बैठकें हुई थी। पहली बैठक में कुछ मुद्दों पर बात बनी थी, लेकिन एमएसपी पर सहमति नहीं बनने के बाद किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया था। और किसानों के इस ऐलान से आम लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। हरियाणा और दिल्ली के बीच मौजूद सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर सील कर दिए गए। इसी तरह दिल्ली और नोएडा के बीच मौजूद चिल्ला बॉर्डर और दिल्ली और गाजियाबाद के बीच मौजूद गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों को रोकने की पुख्ता तैयारी कर ली गई। और इसी वजह से दोनों जगहों पर लोगों को भयंकर जैम का सामना करना पड़ा। लोग कई घंटों तक जैम में फंसे रहे। गाजीपुर बॉर्डर से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें उत्तर प्रदेश से दिल्ली जाने वाली सड़क पर भयानक जैम लगा दिखाई दिया। दूर दूर तक सड़क पर सिर्फ गाड़ियां ही नजर आईं, जो चलने के बजाय सिर्फ रेंगती रहीं। जैम की वजह से वहां एक एम्बुलेंस भी फंसी दिखी, जो दूसरी गाड़ियों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। बताया गया कि उत्तर प्रदेश से आने वाले किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने दिल्ली जाने वाली सड़क के एक हिस्से को ही बंद कर दिया। इसी वजह से वहां से गुजरने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। कुछ ऐसे ही हालात दिल्ली और नोएडा के बीच मौजूद चिल्ला बॉर्डर पर भी दिखाई दिए। वहां भी दिल्ली की तरफ जाने वाली एक सड़क को पुलिस ने बंद कर दिया। इसी वजह से वहां लोगों को भीषण जैम से दो चार होना पड़ा। जिस सड़क पर गाड़ियां फर्राटा भरती थीं, वहां गाड़ियां बैलगाड़ी की रफ्तार से चलती नजर आईं। इस बीच कांग्रेस ने किसानों के आंदोलन के समर्थन में चंडीगढ़ में बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। वहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर रहे किसानों को दिल्ली जाने की इजाजत देने की मांग की। और साथ ही चंडीगढ़ में बीजेपी दफ्तर के बाहर जुटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि किसानों पर पुलिस जानबूझकर आंसू गैस के गोले बरसा रही है। वहां जमा हुए कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में नारे लिखी तख्तियां लेकर पहुंचे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि किसानों को हरियाणा की सीमा पर रोककर उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। वहां प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने आंदोलन कर रहे किसानों को दिल्ली जाने देने की मांग की। जो अन्याय उन्होंने हमारे किसानों के साथ किया है, बॉर्डर पे झेला है, उनका दिल्ली थोड़ी है, उनका हरियाणा थोड़ी है। हालांकि वहां मौजूद पुलिस वालों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वहां से हटाना शुरू कर दिया। कई कार्यकर्ताओं को पुलिस की गाड़ी में बिठाकर बीजेपी दफ्तर से दूर ले जाया गया। इधर किसानों के भारत बंद का असर देश के कई राज्यों में देखने को मिला। किसानों के इस आंदोलन को कांग्रेस समेत कई राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन देने का ऐलान किया। इसके बाद कई शहरों के बाजारों में सन्नाटा पसरा दिखा। और इसकी एक तस्वीर आई बिहार के जहानाबाद से। वहां लेफ्ट पार्टी सीपीआई-एमएल ने एक लंबा चौड़ा मार्च निकाला। इस दौरान उन लोगों ने न सिर्फ किसानों की एमएसपी की मांग का समर्थन किया, बल्कि केंद्र सरकार पर किसानों और मजदूरों के खिलाफ कानून लाने के आरोप भी लगाए। इस मामले में किसानों का साथ न सिर्फ लेफ्ट पार्टियों ने दिया, बल्कि कांग्रेस ने भी खुलकर उनका समर्थन किया। केवल किसानों की मांग पर जो श्रमिकों की मांग है, ट्रेड यूनियन की तरफ से भी जो मांगे हैं, हम उसका पूरा समर्थन कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने की कोशिश में जुटे किसानों ने पूरे देश में बंद का ऐलान किया था। इसके बाद कई राज्यों और कई शहरों में इसका असर देखने को मिला। किसानों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने उनसे किए वादों को पूरा नहीं किया और इसी वजह से उन्हें दोबारा आंदोलन का रास्ता चुनना पड़ा। और इस आंदोलन में उन्होंने देश के तमाम लोगों का साथ मांगा। उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले किसानों, मजदूरों और दुकानदारों से भारत बंद का समर्थन करने की अपील की। और इसका असर न सिर्फ बिहार बल्कि उसके पड़ोसी राज्य झारखंड में भी दिखाई दिया। वहां के बड़े शहरों में एक जमशेदपुर में ट्रेड यूनियन और किसान मोर्चा ने मिलकर एक आक्रोश रैली निकाली। इस विरोध मार्च को कई पार्टियों का समर्थन भी मिला। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार ने किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए उन पर कई तरह से अत्याचार किए।
सरकार में बैठा हुआ आदमी भी उसी का पैदा किया हुआ अन्न खाता है, उसको दिल्ली आने की इजाजत नहीं है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें पंजाब से भी सामने आई। पंजाब के मोगा में तो भारत बंद का सबसे तगड़ा असर देखने को मिला। वहां किसानों के समर्थन में कई बाजार बंद कर दिए गए। मोगा बाजार पूर्ण रूप से बंद है और पीछे मेरे बस स्टैंड चौक है और बस स्टैंड चौक पे भारी संख्या में किसान जो है बैठे हुए हैं। एमएसपी पर कानून बनाने समेत कई मांगों को मनवाने के लिए बड़ी संख्या में किसान पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर डटे नजर आए। उनकी प्लानिंग दिल्ली में प्रदर्शन करने की है, जबकि सरकार उन्हें दिल्ली में घुसने नहीं देना चाहती। इधर राजस्थान के चुरू से आई खबर ने लोगों को दहशत में डाल दिया। वहां अवैध वसूली के लिए 3 बदमाशों ने एक आदमी की कार को टक्कर मार दी। यहां तक कि लोहे की रॉड से उसकी कार के शीशे भी तोड़ डाले। और एक नहीं बल्कि 4 बार उस आदमी की कार को जोरदार टक्कर मारी गई। उनमें 2 बदमाश उस कार के दोनों तरफ लोहे की रॉड से हमला करते रहे। तस्वीरों में सबसे पहले वो कार सड़क से गुजरती दिखी, तभी सामने से एक दूसरी गाड़ी आई और टक्कर मारते हुए उसका रास्ता रोक दिया। इसके बाद दूसरी गाड़ी से वो 2 बदमाश नीचे उतरे और उस कार पर रॉड बरसाना शुरू कर दिया। इस बीच दूसरी गाड़ी बार बार उस कार को टक्कर मारती रही और रॉड से हमले करते हुए वो बदमाश उस आदमी को धमकाते भी दिखाई दिए, लेकिन वो आदमी अपनी कार से बाहर नहीं निकला। इस बीच हंगामे की आवाज सुनकर कुछ लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। इसके बाद वो दोनों बदमाश उस गाड़ी में बैठकर फरार हो गए। आरोप लगा कि वो बदमाश उस आदमी से 6 लाख रुपए की मांग कर रहे थे और उसने रुपए देने से इनकार कर दिया तो उसकी जान लेने की कोशिश की गई। इधर मुंबई एयरपोर्ट पर व्हीलचेयर न मिलने पर एक बुजुर्ग की मौत की वजह बन गया। मुंबई एयरपोर्ट पर व्हीलचेयर न मिलने के बाद करीब 1 किलोमीटर पैदल चलने की वजह से 80 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो गई। ये घटना 12 फरवरी की बताई गई। खबर है कि वो बुजुर्ग अमेरिका के न्यूयॉर्क से एयर इंडिया के एक विमान से मुंबई पहुंचे थे। झारखंड की चंपाई सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। चंपाई सरकार के मंत्रिमंडल में 8 नए मंत्री बनाए गए। इनमें बसंत सोरेन भी शामिल हैं, जो झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं। सब मंत्री अभी उनका भी अपना अपना दायित्व तो मिल जाएगा, फिर काम को आगे बढ़ाएंगे। ज्ञानवापी परिसर में 2 और बंद तहखानों के एएसआई सर्वे कराने की मांग पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई। वाराणसी की कोर्ट में इस मामले पर 21 फरवरी को सुनवाई होगी। इस बीच महाराष्ट्र के रत्नागिरी में उद्धव ठाकरे और नीलेश राणे के समर्थक सड़क पर भिड़ गए। झड़प के बाद दोनों गुटों के बीच पथराव हो गया। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले तक दागने पड़ गए, क्योंकि बीजेपी नेता नीलेश राणे और उद्धव ठाकरे के समर्थकों ने सड़क को ही जंग का मैदान बना दिया। गुहागर इलाके में नीलेश राणे अपने समर्थकों के साथ एक रैली में शामिल होने के लिए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही उनका काफिला उद्धव ठाकरे गुट के विधायक भास्कर जाधव के ऑफिस के सामने पहुंचा, माहौल बिगड़ गया। दोनों तरफ के समर्थकों ने नारेबाजी के साथ एक दूसरे से गाली गलौज शुरू कर दी। सड़क के एक तरफ नीलेश राणे के समर्थक खड़े दिखाई दिए तो दूसरी तरफ खड़े उद्धव ठाकरे के समर्थक एक दूसरे को देख लेने की धमकी देते दिखाई दिए। दोनों गुटों की झड़प के बीच सड़क पर भारी संख्या में पुलिस वाले भी नजर आए। वो लगातार दोनों गुटों से शांत रहने की अपील करते दिखे, लेकिन तभी वहां पथराव शुरू हो गया। पथराव शुरू होते ही वहां भगदड़ जैसे हालात हो गए। ईंट और पत्थर के हमले से बचने के लिए लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए। हालांकि थोड़ी देर बाद पुलिस ने दोनों गुटों को शांत करा दिया। इसके बाद नीलेश राणे भी अपनी गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ गए। इधर दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के बैंक खाते फ्रीज किए जाने के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के इशारे पर आयकर विभाग ने कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के कुछ बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए और इसी वजह से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। खाते बंद किए जाने के विरोध में बड़ी संख्या में कांग्रेस के समर्थकों ने यूथ कांग्रेस के दफ्तर के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। बवाल तब शुरू हुआ जब पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उनका रास्ता रोक लिया। इससे नाराज कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर लेकर बैरिकेड पर चढ़ गए। वहां से आई एक तस्वीर में कुछ कार्यकर्ता हाथों में बक्से लिए भी नजर आए। उन बक्सों पर एक तरफ जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाने वाले एक्टर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर नजर आई। बैरिकेड पर चढ़े यूथ कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी तो उस बक्से को सिर पर उठाए नजर आए। तभी एक दूसरे कार्यकर्ता ने उनसे वो बक्सा ले लिया, लेकिन बैरिकेड पर चढ़े होने की वजह से वो लड़खड़ा गया और उसके हाथ से वो बक्सा नीचे गिर गया। इसके बाद उस बक्से को नीचे खड़े पुलिस के जवानों ने पकड़ लिया। इस पर प्रदर्शनकारी और पुलिस के जवान उलझ गए। उनके बीच बक्से को लेकर खींचतान शुरू हो गई। हालांकि बाद में पुलिस के जवानों ने बक्से के साथ बैरिकेड पर चढ़े कांग्रेस के उस कार्यकर्ता को भी नीचे खींच लिया। लेकिन इसके बाद भी सड़क पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हंगामा नहीं रुका। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोर जोर से नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें प्रदर्शन खत्म करने के लिए समझाने की भी कोशिश की।
लेकिन जब वो नहीं माने तो पुलिस ने उन्हें जबरन वहां से हटाना शुरू कर दिया। सबसे पहले पुलिस के जवान बैरिकेड पर चढ़कर नारेबाजी और हंगामा कर रहे लोगों को खींच कर नीचे उतारने में जुट गए। लेकिन पुलिस के लिए मुसीबत तब खड़ी हो गई जब कांग्रेस के कुछ समर्थक बैरिकेड से उतरने के बाद सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। इसके बाद पुलिस ने उन पर सख्ती दिखानी शुरू की। वहां से आई एक तस्वीर में कुछ पुलिस वाले एक प्रदर्शनकारी को उठाकर ले जाते नजर आए। इसी तरह हंगामा करने वाले कई दूसरे प्रदर्शनकारियों को भी पुलिस ने खींचकर बस में बैठा दिया। तानाशाही सरकार है, ये साथ चाहता है हमको डराने के लिए। कितना भी कोशिश करे हम लोग डरेंगे नहीं, ये लड़ाई लड़ने का काम जारी रखेंगे। सड़क पर हो रहे हंगामे को खत्म करने के लिए पुलिस ने कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और फिर उन्हें बस में भरकर वहां से थाने ले गई। यूथ कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के इशारे पर आयकर विभाग ने कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज किया था। हालांकि बाद में आयकर विभाग ने कांग्रेस के सभी खातों पर लगी रोक हटा दी। कांग्रेस के मुताबिक उसे अकाउंट फ्रीज किए जाने का पता तब चला जब पार्टी की तरफ से जारी किए गए चेक बैंकों में रोक दिए गए। जांच करने पर पता चला कि कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के कुल 4 खाते आयकर विभाग ने बंद कर दिए और इसी वजह से कांग्रेस के कार्यकर्ता भड़क गए। बाकायदा कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खाते फ्रीज किए जाने की जानकारी दी। उन्होंने दावा किया कि बैंक अकाउंट बंद होने से कांग्रेस का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ। अकाउंट बंद किए जाने से पार्टी न तो बिजली का बिल भर पाई और न ही अपने कर्मचारियों को वेतन दे पाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अजय माकन ने अकाउंट फ्रीज होने के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। हमारे देश में लोकतंत्र पर तालाबंदी हो गई है। इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर केंद्र सरकार पर हमला बोला। हालांकि कांग्रेस के इस आरोप के 1 घंटे बाद ही आयकर विभाग ने सभी खातों पर लगी रोक हटा दी। बताया गया कि ये पूरा मामला 2018-19 की इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ा है। आयकर विभाग ने कांग्रेस से पेनल्टी के तौर पर 210 करोड़ की रिकवरी मांगी, यानी कांग्रेस को ये रकम पेनल्टी के तौर पर आयकर विभाग को देनी होगी। इधर IIT दिल्ली में एमटेक फाइनल ईयर के एक छात्र ने खुदकुशी कर ली। दिल्ली IIT में संजय नरेकर नाम के छात्र ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। एमटेक फाइनल ईयर का ये छात्र महाराष्ट्र के नासिक का रहने वाला था। फर्दर इसमें हम प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं और अभी मैटर को हर एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। महागठबंधन से जेडीयू के निकलने के बाद पहली बार लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार पर बयान दिया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के साथ चलने के लिए वो हमेशा तैयार हैं। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए, क्या खुला ही रहता है दरवाजा में क्या। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन बेटिंग ऐप महादेव के मामले में एक और गिरफ्तारी हो गई। ईडी ने ऑनलाइन सट्टेबाजी के इस मामले में नीतीश धवन नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उस पर यूएई में कई बैंक अकाउंट के जरिए काले धन की अदला बदली के आरोप लगे। उधर बिहार के मुंगेर से ऐसी तस्वीर आई कि हड़कंप मच गया। वहां के एक परीक्षा केंद्र में कुछ छात्र दीवार फांद कर घुस गए। बताया गया कि ये छात्र परीक्षा केंद्र पर समय पर नहीं पहुंचे, इस वजह से उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया और उन्होंने दूसरा रास्ता चुन लिया और दीवार फांदकर स्कूल परिसर में दाखिल हो गए। स्कूल की दीवार ज्यादा ऊंची नहीं थी, इसलिए छात्रों को कुछ खास परेशानी नहीं हुई। उन्होंने थोड़ी सी मेहनत की और दीवार के इस पार से उस पार पहुंच गए। जाओ, सीधा भागो, सीधा भागो। इसके बाद वो सीधा परीक्षा के कमरे की ओर भागे। अरे भागो, भागो, दौड़ो, दौड़ो। लेकिन परीक्षा केंद्र पर तैनात पुलिस वालों की इन पर नजर पड़ गई। एक पुलिस वाले ने तो एक छात्र के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। उसने छात्रों को बाहर खदेड़ने के लिए एक छात्र को पैर से भी मारा। आप लोग देख सकते हैं, देखिए देखिए। पुलिस वालों ने इन छात्रों को उसी रास्ते से बाहर भेजा जिससे वो अंदर आए थे, यानी छात्र उसी दीवार को फांदकर स्कूल से बाहर निकले। बताया गया कि ये छात्र परीक्षा केंद्र में एंट्री के तय समय पर नहीं पहुंचे थे, इसलिए इन्हें परीक्षा देने से रोक दिया गया और इसी वजह से इन छात्रों ने अंदर घुसने के लिए दीवार फांदी। जबकि बिहार बोर्ड ने परीक्षा केंद्र में एंट्री के कड़े नियम बनाए हैं। इन नियमों का सख्ती से पालन भी किया गया, लेकिन बिहार के कुछ परीक्षा केंद्रों पर भगदड़ मचने की खबर आ गई। बिहार के सीवान के एक परीक्षा केंद्र से भी भगदड़ की तस्वीर है, क्योंकि समय पर एंट्री के चक्कर में परीक्षा केंद्र के बाहर छात्रों की भीड़ इकट्ठा हो गई, धक्का मुक्की होने लगी। बताया गया कि भगदड़ उस समय हुई जब पहली पाली की परीक्षा खत्म हुई थी और दूसरी पाली की परीक्षा के लिए एंट्री शुरू होने वाली थी। इसी चक्कर में छात्र एक दूसरे को धकेलते दिखे। कुछ छात्र पास के नाले में गिर गए तो कुछ को बाइक से चोट लग गई। हालात बिगड़ते देखकर पुलिस ने सख्ती की और छात्रों को पीछे खदेड़ा। इस बार बिहार बोर्ड ने कुछ कड़े नियम बनाए हैं और इनके तहत छात्रों को परीक्षा केंद्र में तय समय पर ही एंट्री करनी होगी। देर से पहुंचने पर छात्रों को परीक्षा केंद्र में नहीं घुसने दिया जाएगा और अगर किसी छात्र को दीवार फांदकर परीक्षा केंद्र में घुसने का दोषी पाया गया तो उस छात्र के परीक्षा देने पर 2 साल का बैन लगा दिया जाएगा। माना जा रहा है कि सीवान के इस परीक्षा केंद्र के बाहर इसी होड़ में भगदड़ मची।
क्योंकि छात्र तय समय पर परीक्षा केंद्र में एंट्री करना चाहते थे, लेकिन जगह कम होने की वजह से वहां भीड़ लगी और फिर धक्का मुक्की शुरू हो गई। इस बीच छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मामूली विवाद में एक लड़के की पीट कर हत्या कर दी गई, जबकि पिटाई की वजह से उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। 2 दिन पहले सड़क पर सीमेंट, गिट्टी और रेत फैली होने की वजह से दोनों लड़कों का झगड़ा उन पर हमला करने वालों के साथ हुआ था। लेकिन मामूली विवाद में उन हमलावरों ने पंकज उपाध्याय और कल्लू नाम के दोनों लड़कों को जानवरों की तरह पीटना शुरू कर दिया। हमलावरों ने एक ने पंकज को पीछे से पकड़ लिया, जबकि दूसरे आरोपी ने फावड़े से उस पर हमले शुरू कर दिए। इस दौरान पंकज बचने के लिए छटपटाता दिखाई दिया। पंकज ने फावड़ा लिए हुए हमलावर को एक बार पकड़ भी लिया, लेकिन दूसरा हमलावर उस पर भारी पड़ा और उसने पंकज को दीवार के पास जमीन पर गिराकर दबोच लिया। इसके बाद 2 लोग फावड़े लेकर पहुंचे और जमीन पर गिरे पंकज के सिर पर हमला करते दिखे। इस दौरान पंकज उनसे रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन हमलावरों के सिर पर मानो खून सवार था। वो बिना रुके फावड़े से पंकज पर हमले करते रहे। पिटाई से बुरी तरह घायल पंकज जमीन पर पड़ा रहा, लेकिन इसके बाद भी उन हमलावरों ने उसे नहीं छोड़ा। जिस व्यक्ति ने पंकज को दबोच रखा था, उसने फावड़ा अपने हाथों में लिया और बेरहमी से पंकज पर बरसाना शुरू कर दिया। हमलावरों के वार से बचने के लिए पंकज कभी हाथ ऊपर करता तो कभी पैरों से बचाव करता दिखाई दिया, लेकिन हैवान बन चुके हमलावरों को उस पर रहम नहीं आई। हमलावरों ने पंकज के साथी कल्लू को भी इसी तरह फावड़े से हमला करके बुरी तरह घायल कर दिया। दोनों लड़कों की पिटाई की ये पूरी घटना हमलावरों की दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। और पुलिस ने गोपी सूर्यवंशी नाम के मुख्य हमलावर की पहचान कर ली। आरोप है कि गोपी सूर्यवंशी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर पंकज और कल्लू को बेरहमी से पीटा था, लेकिन पिटाई का वीडियो देखकर लोगों की रूह कांप गई। पिटाई के एक दूसरे वीडियो में सड़क किनारे पंकज और कल्लू बेसुध पड़े दिखाई दिए, जबकि गोपी सूर्यवंशी और उसके भाई उन पर फावड़े और लाठी से हमला करते दिखे। वीडियो में गोपी सूर्यवंशी पंकज को पीटने के बाद जमीन पर पड़े कल्लू की तरफ बढ़ता नजर आया। इसके बाद उसने अपने भाई के साथ मिलकर कल्लू के शरीर पर फावड़े और लाठी से 25 से ज्यादा बार वार किए। दोनों को मरा हुआ समझकर सभी हमलावर वहां से फरार हो गए। बाद में पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पंकज उपाध्याय की जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो खंगालने के बाद सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इधर दिल्ली के यमुना विहार में घर पर अंधाधुंध फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया। दिल्ली के यमुना विहार इलाके में कई राउंड फायरिंग से हड़कंप मच गया। बताया गया कि 2 लड़कों ने वहां अंधाधुंध फायरिंग की। गनीमत ये रही कि इस गोलीबारी में कोई घायल नहीं हुआ। इस घटना की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में जुड़े प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव में 400 से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा फिर दोहराया। लोग कह रहे हैं अब की बार एनडीए 400 पार। और लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद प्रधानमंत्री ने हरियाणा के रेवाड़ी में भी जताई। वो वहां एम्स समेत कई विकास कार्यों की नींव रखने पहुंचे। 2013 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद पीएम ने पहला कार्यक्रम रेवाड़ी में ही किया था कि मैं फिर एक बार रेवाड़ी आया हूं तो आपका आशीर्वाद है कि बार। उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक तेज रफ्तार गाड़ी की भयंकर टक्कर की घटना से लोगों के होश उड़ गए। आरोप है कि तेज रफ्तार की वजह से अचानक उसने अपना बैलेंस खो दिया और इसके बाद उस कार ने सड़क किनारे खड़े एक ऑटो और एक सिल्वर रंग की गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। वो टक्कर इतनी भयंकर थी कि उस ऑटो के परखचे उड़ गए, जबकि उस गाड़ी का पीछे वाला हिस्सा अंदर घुस गया। सड़क किनारे खड़ी उस गाड़ी से टकराने के बाद वो कार भी पूरी घूम गई और फिर आगे जाकर बंद हो गई। इसके बाद उस कार का ड्राइवर फरार हो गया। हादसे के बाद उस कार की जो तस्वीरें आई, उन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह हादसा कितना भयंकर था। तस्वीरों में उस कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर नजर आया। आरोप है कि तेज रफ्तार की वजह से उस कार के ड्राइवर ने अपना संतुलन खो दिया और वो आगे जाकर उस ऑटो और उस गाड़ी से टकरा गया। हादसे के बाद उस गाड़ी और ऑटो वाले ने उस आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवाया। इसके बाद पुलिस ने उस कार को जब्त कर लिया और आरोपी की तलाश में जुट गई। इस बीच बिहार में नीतीश के बीजेपी के साथ जाने के बाद तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की गहरी दोस्ती नजर आई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में तेजस्वी उनकी गाड़ी चलाते दिखे। राहुल की यात्रा बिहार के सासाराम पहुंची और वहीं पर तेजस्वी राहुल गांधी की गाड़ी चलाते नजर आए। तेजस्वी यादव सासाराम में राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने पहुंचे।
उनके वहां पहुंचते ही बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने तेजस्वी को राहुल की गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठने का ऑफर दे डाला, जिसे तेजस्वी ने स्वीकार कर लिया। कह रहे हैं कि तेजस्वी गाड़ी चलाएंगे, गाड़ी चलाने राहुल को जैसे ही पता चला कि तेजस्वी मान गए, वो खुश हो गए। ओके, 5 मिनट टू ड्राइव। इससे पहले दोनों नेता गर्मजोशी से मिले, फिर तेजस्वी ने करीब 4 किलोमीटर तक राहुल की गाड़ी चलाई। इस दौरान राहुल उनके बगल में बैठे रहे। बाद में राहुल अपनी खुली गाड़ी में खड़े हो गए और रोड शो के दौरान लोगों से मिले। इस बीच तेजस्वी भी गाड़ी में खड़े होकर लोगों का अभिवादन करते दिखे। उन्होंने सासाराम में लोगों को संबोधित भी किया और एक बार फिर नीतीश पर हमला किया। और हम लोगों ने एक थके हुए मुख्यमंत्री को थके ही हुए नीतीश के बीजेपी के साथ जाने के बाद आरजेडी भड़की हुई है। फ्लोर टेस्ट के दौरान तो तेजस्वी ने नीतीश पर अपना पूरा गुस्सा ही उतार दिया था। राहुल की यात्रा में भी उनके यही तेवर दिखे, यानी एक तरफ तेजस्वी ने नीतीश से अपनी नई नई सियासी दुश्मनी निभाई और दूसरी ओर आरजेडी और कांग्रेस के मजबूत संबंधों का संकेत दिया। इधर दिल्ली में अलीपुर में पेंट की फैक्ट्री में लगी आग से 11 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक आग ने इतना भयावह रूप इसलिए ले लिया क्योंकि वहां पेंट की एक नहीं बल्कि 2 फैक्ट्रियों में आग लग गई थी और उसकी वजह से आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि उस पर काबू पाना नामुमकिन हो गया। उस फैक्ट्री में इतना ज्यादा केमिकल भरा हुआ था कि धमाका होते ही वहां आग का बवंडर उठ गया। लेकिन मुश्किल तब और बढ़ गई जब आग ने पास की दूसरी पेंट फैक्ट्री को भी अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद तो वहां आग का ऐसा तांडव मचा कि पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। आग की इतनी ऊंची ऊंची लपटें उठी कि लोगों के हाथ पांव फूल गए। जब सभी लोगों ने शटर नीचे किए, जो आसपास के दुकानदार थे सभी भाई दुकान बंद करके भागने लगे। बताया गया कि आग इतना भयानक रूप ले चुकी थी कि उस पर काबू पाने के लिए दमकल की 30 गाड़ियां जुट गईं और उन्होंने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद उस आग पर काबू पाया। धमाके के एक रोज बाद की जो तस्वीरें सामने आई उनमें वहां हुई बर्बादी के निशान साफ नजर आए। केमिकल से भरी 2 फैक्ट्रियों में लगी आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास के कई घर और दुकानें भी जलकर राख हो गईं। और इसकी वजह से 11 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल बताए गए। हादसे के बाद अलीपुर इलाके का दौरा करने पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मुआवजे का ऐलान भी किया और आग की चपेट में आई उस फैक्ट्री के आसपास के मकानों में रहने वाले लोगों से भी मुलाकात की। सीएम अरविंद केजरीवाल ने मृतकों के परिवारों के लिए 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। साथ ही इस हादसे की जांच का भी भरोसा दिया। ये फैक्ट्री यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया में कैसे चल रही थी, इसके भी जांच किया जाएगा। बताया गया कि आग लगने के बाद उन फैक्ट्रियों में भरा केमिकल वहां की नालियों में बह गया। उसकी वजह से कई घरों और दुकानों में भी आग लग गई और इसके बाद आग ने ऐसा भयावह रूप ले लिया कि लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां रहने वाले लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि दमकल की गाड़ियां आग लगने के काफी देर बाद वहां पहुंची। इसकी वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया। इधर बिहार के मधुबनी में एक सड़क हादसे में 10वीं की परीक्षा देने जा रही कई छात्राएं घायल हो गईं। बिहार के मधुबनी में एक गाड़ी और बस की आमने सामने की टक्कर हो गई और इस भीषण हादसे में ड्राइवर समेत कई लोग घायल हो गए। बताया गया कि उनमें कुछ छात्र भी थे जो बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे थे। हरियाणा के एक मोस्ट वांटेड अपराधी को सीबीआई यूएई से प्रत्यर्पण कर भारत ले आई। नरेंद्र सिंह नाम के उस अपराधी के खिलाफ हत्या के एक मामले में कोर्ट ने 2009 में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। प्रधानमंत्री की अपील के बाद बीएसएफ ने मुधोल हाउंड नस्ल के जिस कुत्ते को ट्रेनिंग दी उसने ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में पहली रैंक हासिल कर ली। मुधोल हाउंड कुत्तों की देसी नस्ल है। इसी नस्ल के कुत्तों को प्रधानमंत्री की सुरक्षा में भी तैनात किया गया है। अपने ट्रेड में इसने जीता ही जीता है, लेकिन बाकी के जितने भी डॉग्स हैं उन सब में इसने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए हैं। उधर पाकिस्तान के कई हिस्सों में चुनाव के नतीजों के विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गया। वहां यह प्रदर्शन इमरान की पार्टी पीटीआई के समर्थकों ने किया। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तो सड़क पर सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ आई और चुनाव के नतीजों का विरोध शुरू हो गया। सड़कों पर उतरे इमरान समर्थकों ने आरोप लगाया कि कई सीटों पर नतीजों से छेड़छाड़ की गई। इसी के विरोध में उन्होंने सिंध प्रांत में रैली की, नारे लगाए। सड़कों पर इतने लोग उतर आए जितने शायद ही किसी ने सोचे भी हों। यानी पाकिस्तान में चुनाव खत्म हो गए लेकिन अस्थिरता जारी रही। पाकिस्तान के चुनाव नतीजों में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। हालांकि नवाज और जेल में बंद इमरान दोनों ने सरकार बनाने के लिए जुगाड़ लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि पीएमएलएन नेता नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ का नाम पीएम पद के लिए आगे बढ़ा दिया। इसके अलावा मरियम नवाज को पंजाब प्रांत और बिलावल भुट्टो को सिंध प्रांत का मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव आया। यही नहीं, आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन इसी बीच इमरान ने अपने करीबी नेता उमर अयूब को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। यानी पीटीआई हथियार नहीं डालने वाली,
एक तरफ इमरान ने पीएम पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया, तो वहीं दूसरी ओर इमरान समर्थक सड़कों पर उतर आए। इधर रेव पार्टियों में नशे के लिए सांपों के जहर के इस्तेमाल के मामले में यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सूत्रों ने बताया कि मामले की जांच के लिए लिए गए सैंपल में सांप के जहर की पुष्टि हो गई। एल्विश यादव रियलिटी शो से चर्चा में आए थे, लेकिन इसके बाद उनका नाम विवादों से जुड़ गया था। एल्विश पर कुछ महीने पहले आरोप लगा था कि उन्होंने रेव पार्टियों में नशे के लिए सांपों के जहर की सप्लाई की थी। और इसके बाद एल्विश का सांप के साथ एक वीडियो भी सामने आया था। एल्विश पर आरोप लगा था कि उन्होंने दिल्ली एनसीआर में होने वाली रेव पार्टियों में सांपों के साथ शूट किया था और वहां नशे के लिए सांपों का जहर सप्लाई किया था। इसके बाद फोरेंसिक जांच के लिए कुछ सैंपल भेजे गए थे और सूत्रों ने बताया कि सैंपलों में सांप के जहर की पुष्टि हो गई। खबर है कि जांच में पता चला कि जहर करैत प्रजाति के सांप का था और माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट के आते ही एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इस मामले में एल्विश यादव समेत 5 लोगों पर केस दर्ज किया गया था और पुलिस फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी। सूत्रों ने खबर दी कि इस रिपोर्ट के बाद एल्विश पर शिकंजा कस सकता है, यानी एल्विश की परेशानी बढ़ सकती है। कुछ दिन पहले ही एल्विश का थप्पड़ कांड चर्चा में आया था और नशे के लिए सांपों का जहर इस्तेमाल करने के मामले में भी उन पर मुसीबत आने की आशंका जताई गई। उधर रांची में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समर्थन में लगे पोस्टरों की चर्चा सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक हो गई और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन पोस्टरों में फिल्म पुष्पा के एक मशहूर डायलॉग से मिलती जुलती लाइन लिखी नजर आई। और 2-4 नहीं बल्कि रांची के लगभग हर चौक चौराहे पर इस तरह के पोस्टर लगाए गए। पोस्टरों में हेमंत सोरेन की बड़ी सी तस्वीर के साथ झारखंड झुकेगा नहीं लिखा दिखाई दिया। ये पोस्टर झारखंड में सत्ताधारी पार्टी जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लगाए। माना जा रहा है कि जेएमएम इन पोस्टरों के जरिए जेल में बंद अपने नेता को मसीहा के तौर पर पेश करने में जुट गई। हम सभी झारखंडियों का हीरो हेमंत सोरेन को कारावास में टेल दिया गया, गलत आरोप लगाकर। जेएमएम ने दावा किया कि आने वाले लोकसभा चुनावों में बीजेपी को झारखंड में अपना सुपड़ा साफ होता नजर आया, इसीलिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया। झारखंड न झुका था न झुकेगा, हम अंग्रेजों से लड़े हैं, इन तानाशाहों से भी लड़ लेंगे। सियासी वार पलटवार के बीच सोरेन के समर्थन में लगे ये पोस्टर सोशल मीडिया पर भी चर्चा की वजह बन गए, क्योंकि झारखंड झुकेगा नहीं वाली लाइन फिल्म पुष्पा के मशहूर डायलॉग से मिलती जुलती दिखी। इस बीच करोड़ों की ठगी के आरोप में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर की जैकलीन फर्नांडिस को लिखी एक चिट्ठी वायरल हो गई। वैलेंटाइंस डे के मौके पर लिखी गई उस चिट्ठी में सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन से एक बार फिर प्यार का इजहार किया और ये उम्मीद जताई कि वो जल्द ही जेल से निकलकर जैकलीन के साथ होंगे। अपने इस लव लेटर में सुकेश ने लिखा कि वो 2 साल से वैलेंटाइंस डे पर जैकलीन से नहीं मिल पाए। साथ ही उन्होंने ये उम्मीद जताई कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। मतलब एक तरह से उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि वो जल्द ही जेल से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। अपने इस लव लेटर में वो जैकलीन फर्नांडिस की तारीफों के पुल बांधते भी दिखे। उन्होंने जैकलीन को अपनी गर्लफ्रेंड बताते हुए उनकी खूबसूरती के कसीदे पढ़े। इसके अलावा अपनी चिट्ठी में उन्होंने जैकलीन को ये भरोसा भी दिया कि इस साल उनकी सारी परेशानियां हल हो जाएंगी। सुकेश चंद्रशेखर ने पहले भी जेल से कई चिट्ठियां लिखी जिन पर जैकलीन कई बार आपत्ति जता चुकी हैं। इधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर उनकी सरकार गिराने की कोशिश करने का आरोप लगा दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव पर सुबह 11 बजे सदन में चर्चा होगी। सीएम केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने उनकी पार्टी के 21 विधायकों को अपने पाले में लाने की कोशिश की। एक भी एमएलए नहीं टूटा, हमारे सारे के सारे एमएलए आज भी हमारे साथ हैं। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एनआईए ने आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया। बाद में कोर्ट ने उसे 1 मार्च तक एनआईए की कस्टडी में भेज दिया। सूत्रों के मुताबिक उस संदिग्ध ने देश की कई जगहों पर हमला करने के लिए रैकी भी की थी। देश के सबसे लंबे रेलवे टनल T49 में ट्रायल रन पूरी तरह सफल रहा। रेलवे ने करीब 13 किलोमीटर लंबी इस सुरंग में ट्रेन चलाकर बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। ये सुरंग जम्मू कश्मीर के कटरा और बनिहाल के बीच बनाई गई है। उधर मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में एक ट्रक से कुचलकर एक बुजुर्ग की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। बुजुर्ग की मौत से गुस्साए लोगों ने उस ट्रक के ड्राइवर को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। क्योंकि बुजुर्ग की मौत से लोग बुरी तरह भड़क गए। हादसे के बाद वहां हंगामा शुरू हो गया। गुस्से में तमतमाए लोगों ने ट्रक के ड्राइवर पर डंडे और लात घूंसे बरसा दिए। पीले रंग की शर्ट पहना हुआ आदमी ट्रक ड्राइवर पर डंडे से हमला करता दिखा, जबकि सफेद रंग की शर्ट पहना हुआ शख्स उसे सड़क पर घसीटता दिखाई दिया। इसी दौरान पीछे से आए एक लड़के ने जमीन पर पड़े उस ड्राइवर पर लात से हमला कर दिया। हालांकि इस दौरान कुछ लोग ड्राइवर को बचाते भी दिखाई दिए। ड्राइवर को पीट रहे लोगों को कुछ लोग रोकते दिखे।
हादसे के वक्त वहां मौजूद लोगों ने बताया कि बुजुर्ग जब सड़क पार कर रहे थे तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। बाद में पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। इस बीच त्रिपुरा के चुड़ाईबाड़ी में एक ट्रक के जरिए गांजे की तस्करी का ऐसा मामला सामने आया जिसके बारे में सुनकर हर कोई दंग रह गया। वहां तलाशी के दौरान उस ट्रक में एक खुफिया तहखाना मिला और उस तहखाने से सैकड़ों किलो गांजा बरामद किया गया। और उसे देखकर अधिकारी भी हैरत में पड़ गए, क्योंकि उस ट्रक से इतना गांजा निकला कि सड़क पर रखने के बाद वहां एक दीवार सी बन गई। तस्वीरों में ट्रक के अंदर वो तहखाना भी दिखा जहां गांजा छिपा कर रखा गया। ट्रक के निचले हिस्से में बने उस खुफिया ठिकाने पर लोहा लगाकर वेल्डिंग कर दी गई थी ताकि किसी को उसके अंदर छिपाई गई नशे की खेप की भनक तक न लगे। एक पुलिसकर्मी छेनी हथौड़े की मदद से उस तहखाने को तोड़ता दिखा। जब वो खुला तो उसके अंदर से बड़े बड़े कई पैकेट निकले। पुलिस के मुताबिक ट्रक के उस तहखाने से करीब 434 किलो गांजा जब्त किया गया और काले बाजार में इसकी कीमत करीब 1,70,00,000 रुपए बताई गई। पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और ये पता लगाने में जुट गई कि नशे की ये खेप कहां पहुंचाई जानी थी। उधर बड़ी खबर आई रूस से। वहां पुतिन के कट्टर विरोधी माने जाने वाले नेता अलेक्सी नवल्नी की जेल में मौत होने का दावा किया गया। खबर है कि उनकी संदिग्ध हालात में मौत हुई। इस खबर ने रूस में नवल्नी के समर्थकों को भड़का दिया, क्योंकि वो वहां विपक्ष के बड़े नेता होने के साथ साथ पुतिन के सबसे बड़े आलोचकों में भी शामिल रहे। इसीलिए उनकी मौत के लिए पुतिन को ही जिम्मेदार बताया गया, क्योंकि दावा किया गया कि उनकी मौत जेल के अंदर ही संदिग्ध परिस्थितियों में हुई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जेल में टहलने के दौरान अलेक्सी नवल्नी की तबीयत बिगड़ गई और इसके बाद वो बेहोश होकर गिर गए। और दावा किया गया कि इलाज के दौरान रूस में पुतिन के सबसे बड़े विरोधी नेता अलेक्सी नवल्नी की मौत हो गई। हालांकि नवल्नी की पार्टी रशिया ऑफ द फ्यूचर की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई। 47 साल के अलेक्सी नवल्नी को जनवरी 2021 में जेल भेजा गया था। उन्हें रूस से धोखाधड़ी करने के एक मामले में 19 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन अचानक जेल में अलेक्सी नवल्नी की मौत होने की खबर ने उनके समर्थकों की धड़कनें भी बढ़ा दी। हालांकि उनकी मौत किस वजह से हुई ये साफ नहीं हो पाया। लेकिन अलेक्सी नवल्नी के समर्थकों ने जेल के अंदर उनकी हत्या किए जाने की आशंका जताई, क्योंकि पुतिन के कट्टर विरोधी माने जाने वाले नवल्नी ने जेल में रहकर भी कई बार उनकी मुश्किलें बढ़ाने का काम किया। यूक्रेन में जंग की शुरुआत से ही रूस में पुतिन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होते आए हैं। दावा किया गया कि इस तरह के ज्यादातर प्रदर्शन अलेक्सी नवल्नी के इशारे पर किए गए और ऐसे में उनके समर्थकों ने आशंका जताई कि पुतिन के इशारे पर ही नवल्नी को जेल में ठिकाने लगा दिया गया। हालांकि रूस के अधिकारियों ने इस तरह के किसी भी दावे को खारिज कर दिया। लेकिन इस मामले को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने पुतिन पर हमला कर दिया। उनके मुताबिक पुतिन सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि अलेक्सी नवल्नी की जेल में हत्या की गई और इसके लिए उन्होंने पुतिन को जिम्मेदार बताया। नवल्नी की मौत की खबरों के बीच उनका एक रोज पहले का एक वीडियो भी सामने आया। वो अदालत की सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए थे। तस्वीरों में नवल्नी काफी मुस्कुराते हुए दिखे। उन्हें देखकर ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता था कि उनकी सेहत में कोई खराबी हो। ऐसे में इस सुनवाई के अगले ही दिन उनकी मौत की खबर ने सभी को चौंका दिया। हालांकि अलेक्सी नवल्नी की मौत को लेकर कई बार अफवाहें उड़ चुकी हैं। इससे पहले साल 2020 में भी उन्हें साइबेरिया में जहर दिए जाने की झूठी खबर फैल गई थी। इधर दूरदर्शन के शो उड़ान में कल्याणी सिंह का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री का निधन हो गया। दूरदर्शन पर पुराने शो उड़ान में काम कर चुकी एक्टर कविता चौधरी का हार्ट अटैक से निधन हो गया। वो इस सीरियल में आईपीएस अधिकारी कल्याणी सिंह की भूमिका कर काफी मशहूर हो गई थी। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बल और तटरक्षक बल की ताकत बढ़ाने के लिए 84,560 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद को मंजूरी दे दी। परिषद की यह बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह की मां शबनम सिंह ने हरियाणा के पंचकुला में मौजूद अपने घर में चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि 6 महीने पहले उन्हीं के घर में काम करने वाले 2 लोगों ने उनकी अलमारी से सोने के गहने और करीब 75,000 रुपए चुरा लिए। उधर ईरान में सिर न ढकने पर हुई एक महिला की पिटाई की खबर सुर्खियों में आ गई। आरोप है कि ईरान की मोरालिटी पुलिस ने न सिर्फ उस महिला को सरेआम पीटा बल्कि उसे गिरफ्तार भी कर लिया और उसके बाद उसे बीच सड़क पर फेंक कर चले गए। ईरान की मोरालिटी पुलिस ने जैसे ही उस महिला को बिना सिर ढके बाजार में घूमते देखा, उसने उसे घेर लिया और बीच सड़क पर पीटना शुरू कर दिया। उस महिला को काफी देर तक सरेआम पीटने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसे घसीटते हुए पुलिस की गाड़ी में डाल दिया गया। लेकिन पुलिस वालों की बर्बरता यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने थोड़ी देर बाद उस महिला को चलती गाड़ी से फेंक दिया और वहां से भाग गए। ये सब देखकर वहां मौजूद कुछ लोगों ने उस गाड़ी का पीछा भी किया, लेकिन वो तेज रफ्तार में वहां से भाग निकली।
ये वीडियो ईरान के राष्ट्र शहर का बताया गया और आरोपों के मुताबिक उस महिला ने सिर न ढककर शरिया कानून का उल्लंघन किया था, इसीलिए उसके साथ इस तरह की बर्बरता की गई। इस बीच नेपाल में बंधक बनाए गए 11 भारतीयों को रिहा करा लिया गया। नेपाल पुलिस के मुताबिक इन 11 लोगों को गैर कानूनी तरीके से अमेरिका भेजने का झांसा दिया गया था। लेकिन जैसे ही वो नेपाल पहुंचे, उन 11 भारतीयों को काठमांडू में बंधक बना लिया गया। हम लीगल जा रहे थे, उनको सिर्फ ऐसे थोड़ा जा रहे थे। हमें तो कहा 2 साल का वर्क परमिट मिलेगा आपको यूएस में। नेपाल पुलिस को काठमांडू में मानव तस्करी के लिए कुछ भारतीयों को रखे जाने की जानकारी मिली थी। इसके बाद जब उसने छापेमारी की तो वो सभी एक घर में कैद मिले। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन डंकी के तहत उसने भारत के 11 नागरिकों को कैद से छुड़वाया और 8 आरोपियों को उनके नेपाली साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान बंधक बनाए गए उन भारतीयों ने बताया कि कैद में उन्हें प्रताड़ित किया गया। बांध के ले जाते हैं, पैसा पूसा सब कुछ छीन लेते हैं, इतना बड़ा काजू गर्दन पे रख के घर पे बात कराते हैं। आरोप तो ये भी है कि अमेरिका भेजने के नाम पर उन आरोपियों ने उनसे 45,000 रुपए भी लिए। बताया गया कि वो आरोपी उन लोगों को गैर कानूनी तरीके से मेक्सिको के रास्ते अमेरिका भेजने के बहाने काठमांडू लेकर आए थे। इधर हरियाणा के सोनीपत में एक लूट को इतनी आसानी से अंजाम दे दिया गया कि जिसने भी इस खबर को सुना वो हैरत में पड़ गया। वहां एक कुरियर कंपनी के ऑफिस में 2 बदमाश घुसे और एक कर्मचारी को पिस्तौल दिखाकर आराम से लाखों रुपए लूट ले गए। और लूट की वारदात को उन बदमाशों ने बड़े ही आराम से अंजाम दिया। वो दोनों हेलमेट लगाकर उस कुरियर कंपनी के ऑफिस में घुसते दिखे। उनमें हरी जैकेट पहना एक बदमाश उस कर्मचारी के पास पहुंचा और थप्पड़ मारते हुए उस पर पिस्तौल तान दी। इससे पहले कि वो कर्मचारी कुछ समझ पाता, उन दोनों बदमाशों ने वहां रखा लॉकर खोलने का इशारा कर दिया। इसके बाद पिस्तौल देखकर वो कर्मचारी बिल्कुल डर गया और लॉकर खोलने के लिए मजबूर हो गया। लेकिन लॉकर खोलने के दौरान भी वो दोनों बदमाश उसे बार बार थप्पड़ मारते दिखाई दिए। हरी जैकेट पहना बदमाश तो पिस्तौल तान कर ही खड़ा था। कुछ देर में उस कर्मचारी ने लॉकर खोल दिया। तभी नीली जैकेट पहने बदमाश ने लॉकर से 2 पैकेट निकाल लिए और बेखौफ होकर उस कर्मचारी को हाथ दिखाते हुए दोनों बदमाश वहां से भाग निकले। सभी कैमरे भी हम चेक कर रहे हैं और हमारी शहीए की टीम और 2-3 हमारी और टीमें लगाई हुई हैं। लूट की ये वारदात सुबह 5 बजे के आसपास हुई। वहीं पुलिस ने अंदेशा जताया कि इसमें जान पहचान के लोगों का हाथ हो सकता है। उधर कर्नाटक विधानसभा में पेश हुए बजट के खिलाफ जेडीएस और बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। कर्नाटक की विधानसभा में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्य का बजट पेश कर दिया, लेकिन बीजेपी और जेडीएस ने आरोप लगाया कि बजट में आम लोगों को फायदा पहुंचाने वाली कोई योजना नहीं है। इसके बाद बीजेपी और जेडीएस के विधायकों ने विधानसभा के सामने ही राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। Not helped any people. That's why BJP and JDS people walked out. असली एनसीपी के मुद्दे पर शरद पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका पर जल्द सुनवाई की अपील की। इस याचिका में चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी गई जिसमें अजीत पवार गुट को असली एनसीपी का दर्जा दिया गया। बिहार के भोजपुर की अगियाओं विधानसभा सीट से सीपीएम विधायक मनोज मंजिल की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। हाल ही में उन्हें 2015 में हुए एक हत्याकांड में दोषी करार दिया गया था। इधर दिल्ली के नरेला में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बाइक सवार कुछ बदमाश दिन दहाड़े एक कारोबारी से 81 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। इस घटना के बाद इलाके के लोगों ने वहां प्रदर्शन शुरू कर दिया और विरोध जताने के लिए सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। धरने की वजह से वहां जैम जैसे हालात बन गए क्योंकि पुलिस के लाख समझाने के बाद भी इलाके के लोग वहां से हटने के लिए तैयार नहीं हुए। बताया गया कि लूट की यह वारदात उस वक्त हुई जब विनोद नाम के कारोबारी एक बैंक से 81 लाख रुपए निकालकर वहां से जाने लगे। तभी बैंक के बाहर उनका इंतजार कर रहे बाइक सवार बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। आरोप है कि पैसों से भरा बैग छीनने के लिए बदमाशों ने उन पर फायरिंग तक की। फिर जो बाइक पे था वो आया, उसने फायर करा अपनी बंदूक से जी। फिर मैंने बैग छोड़ दिया। दिन दहाड़े भरे बाजार में लूट की इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी मच गई। फौरन पुलिस की एक टीम वहां पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई, लेकिन लूट की घटना से नाराज इलाके के लोगों ने वहां हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि बाद में बदमाशों को जल्द पकड़ने का भरोसा देकर पुलिस ने किसी तरह लोगों को शांत कराया। उधर झारखंड के हजारीबाग में एक बच्चे के अपहरण के बाद हत्या की खबर से पूरे राज्य में सनसनी फैल गई। इस घटना से भड़के लोगों ने नारेबाजी करते हुए पूरे गांव में मार्च निकाला और इसके बाद पुलिस थाने का घेराव करने पहुंच गए। आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग पर अड़े लोगों ने उस पुलिस थाने के बाहर ही डेरा डाल दिया और इससे पहले उन लोगों ने पूरे गांव में मार्च भी निकाला और पुलिस के खिलाफ नारे लगाए। बताया गया कि 2 दिन पहले उस 8 साल के बच्चे को अगवा कर लिया गया था। इसके बाद आरोपियों ने उसके परिवार से 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की।
मामले की जानकारी मिलते ही हरकत में आई पुलिस ने उन आरोपियों के फोन की लोकेशन के आधार पर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके कुछ घंटों बाद उस बच्चे का शव भी बरामद कर लिया गया। उसकी मौत की खबर मिलते ही गांव वाले बुरी तरह भड़क गए और उन्होंने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गुस्साए लोगों ने कई घंटों तक उस पुलिस थाने के बाहर प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द आरोपियों को सजा देने की मांग की। इस बीच अमेरिका के लॉस एंजलिस में गैस से भरा एक टैंकर फटने से दहशत मच गई और उस टैंकर के फटते ही वहां मौजूद 9 दमकल कर्मी बुरी तरह झुलस गए, क्योंकि उस टैंकर के फटने से वहां इतना भयंकर धमाका हुआ कि लोगों के होश उड़ गए। ऐसा लगा मानो वहां किसी ने मिसाइल दाग दी हो, जिसकी वजह से वहां एक के बाद एक 2 धमाके हुए। जैसे ही वो टैंकर फटा, चारों तरफ धुआं हो गया और आग की लपटें कई फीट तक ऊंची उठती दिखाई दी। बताया गया कि इस हादसे में वहां मौजूद 9 दमकल कर्मी बुरी तरह झुलस गए, जबकि वो टैंकर पूरी तरह जलकर राख हो गया। इसके बाद बड़ी संख्या में दमकल की गाड़ियां वहां पहुंची और उन लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया। बताया गया कि उस टैंकर में 350 लीटर से ज्यादा CNG गैस भरी हुई थी। यही वजह रही कि वहां इतना जोरदार धमाका हुआ कि आसपास के कई इलाके दहल गए। इधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में सेना के एक जवान ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सेना के एक जवान ने हैरतअंगेज कारनामा दिखाते हुए चलती मोटरसाइकिल से 691 ट्यूबलाइट तोड़ दी। सेना ने इस कारनामे को वर्ल्ड रिकॉर्ड बताया। हरियाणा सरकार ने आरोप लगाया कि किसान संगठनों ने दिल्ली की तरफ बढ़ने से पहले हरियाणा सरकार से अनुमति नहीं ली। किसानों की योजना हरियाणा से होते हुए दिल्ली कूच करने की थी, जिसका असर हरियाणा के लोगों पर भी पड़ा। रिजर्व बैंक से पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 15 दिन की मोहलत मिल गई, यानी पेटीएम 15 मार्च तक लोगों को बैंकिंग सेवाएं दे सकेगी। आरबीआई ने पहले 29 फरवरी तक की डेडलाइन दी थी। पेटीएम पर बैंकिंग नियमों को न मानने का आरोप है। उधर यमन के हूथी लड़ाकों ने दावा किया कि उन्होंने एक बार फिर ब्रिटेन के एक जहाज को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी। हूथी लड़ाकों ने यह हमला उस वक्त किया जब ब्रिटेन का वो जहाज अदन की खाड़ी से गुजर रहा था। लेकिन हूथी लड़ाकों ने दावा किया कि अदन की खाड़ी में उन्होंने ब्रिटेन के जहाज पर मिसाइल से हमला कर दिया। ब्रिटेन की नौसेना ने भी इस हमले की पुष्टि की। उसने बताया कि हूथी लड़ाकों के मिसाइल हमले में जहाज का चालक दल बाल बाल बच गया। हालांकि जहाज को थोड़ा नुकसान जरूर हुआ। अदन की खाड़ी में जिस जगह यह हमला हुआ वो यमन की सीमा से लगा हुआ इलाका है। ये रास्ता लाल सागर से होते हुए एशिया को यूरोप से जोड़ता है। लेकिन नवंबर महीने से ही लाल सागर और अदन की खाड़ी में यमन के हूथी लड़ाकों ने कोहराम मचा रखा है। उन्होंने इजरायल की मदद करने वाले देशों के जहाजों को निशाना बनाया। गाजा पर इजरायल के हमले की वजह से हूथी लड़ाके बुरी तरह भड़के हुए हैं। हालांकि अमेरिका और ब्रिटेन ने हूथी लड़ाकों को सबक सिखाने के लिए यमन में कई हमले किए। इस बीच मध्य प्रदेश के छतरपुर के सरकारी अस्पताल के एक डॉक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उस डॉक्टर पर अस्पताल में होमगार्ड के एक जवान से बदसलूकी करने का आरोप लगा। होमगार्ड के उस जवान के मुताबिक उसने एक घायल के इलाज के लिए उस डॉक्टर से अपील की थी। और आरोप है कि इसी बात पर डॉक्टर अरुणेंद्र शुक्ला भड़क गए और फिर उन्होंने होमगार्ड के उस जवान से बदतमीजी शुरू कर दी। इसके बाद तो डॉक्टर अरुणेंद्र शुक्ला का पारा चढ़ता ही चला गया। और जैसे ही होमगार्ड के उस जवान ने इसका विरोध जताया, डॉक्टर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फिर तो गुस्से से तमतमाए उस डॉक्टर ने सारी हदें पार कर दी। आरोप लगाया गया कि होमगार्ड का वो जवान अपने किसी जानने वाले के इलाज की गुजारिश करने उस डॉक्टर के पास पहुंचा था, लेकिन वो इस बात पर इतना भड़क गए कि उन्होंने होमगार्ड के उस जवान से ही बदसलूकी कर डाली। छतरपुर के सरकारी अस्पताल में हुई तू-तू मैं-मैं का यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उधर तमिलनाडु के वेल्लूर में एक ढाबे पर इतना भीषण हादसा हुआ कि उसे जिसने भी देखा वो खौफ से भर गया। वहां एक तेज रफ्तार कार एक महिला को टक्कर मारते हुए उस ढाबे के अंदर घुस गई और उसकी टक्कर से ढाबे के बाहर खड़ी महिला हवा में उड़ती हुई अंदर जा गिरी। तस्वीरों में उस ढाबे के अंदर नीली साड़ी में एक महिला खाना पकाती नजर आई, जबकि उसके ठीक सामने दूसरी तरफ भी एक महिला खड़ी थी। हालांकि हादसे से पहले तक वो वीडियो में दिखी नहीं, क्योंकि वो नीली साड़ी वाली महिला के बिल्कुल सामने खड़ी थी। लेकिन कुछ ही देर में उसके पीछे से वो तेज रफ्तार कार आती दिखी। बेकाबू कार ने इतनी जोर से टक्कर मारी कि वो महिला हवा में उछल गई और कई फीट दूर ढाबे के अंदर जा गिरी। ये देखते ही ढाबे के अंदर बैठा आदमी गुस्से से आग बबूला हो गया। दांतों को पीसते हुए वो कार चला रहे आदमी की ओर तेजी से लपका। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद
मराठा आरक्षण के लिए मनोज जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल के बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों में प्रदर्शन तेज हो गया। मनोज जरांगे पाटिल पिछले कई दिनों से मराठा आरक्षण की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हालांकि महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने उनसे भूख हड़ताल वापस लेने की अपील की, लेकिन उन्होंने ऐलान किया कि उनकी मांग पूरी होने तक वो भूख हड़ताल जारी रखेंगे। इसी बीच महाराष्ट्र के नांदेड़ और वैजापुर में मनोज जरांगे पाटिल के समर्थकों ने हाईवे जाम कर दिया और जगह जगह टायर जलाकर जोरदार प्रदर्शन किया। नांदेड़ में मराठा आरक्षण की मांग कर रहे लोगों ने हाईवे को पूरी तरह बंद कर दिया। उन्होंने सड़क पर सूखी कटीली झाड़ियां रख दी और पुराने टायरों को इकट्ठा करके आग लगा दी। प्रदर्शन कर रहे कुछ लोग हाईवे पर बैठ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शन के दौरान कुछ पुलिस वाले हाईवे पर खड़े दिखाई दिए। हाईवे बंद होने की वजह से वहां ट्रकों और दूसरी गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। नांदेड़ के साथ ही महाराष्ट्र के वैजापुर में भी मराठा आरक्षण की मांग को लेकर कुछ लोगों ने हाईवे पर टायर जलाए और नारेबाजी की। मराठा आंदोलन की आग पिछले 1 महीने से महाराष्ट्र में सुलग रही है, लेकिन आंदोलन की अगुवाई कर रहे मनोज जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल की वजह से आंदोलन की आग तेजी से वहां के अलग अलग जिलों तक पहुंच गई। क्योंकि मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल पिछले 6 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। 2 दिन पहले उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। इसी वजह से उनके समर्थक भड़क गए और महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में आंदोलन तेज कर दिया। जालना और सोलापुर में भी मराठा आरक्षण के समर्थन में मनोज जरांगे पाटिल के समर्थकों ने जमकर प्रदर्शन किया और सरकार पर अपनी मांगे मनवाने के लिए दबाव बनाया। जालना में सड़क पर टायर जलाकर लोगों ने नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे लोग अपने हाथों में भगवा झंडे लिए हुए दिखाई दिए। झंडों पर छत्रपति शिवाजी की तस्वीर बनी नजर आई। इसके अलावा प्रदर्शन वाली जगह पर एक पोस्टर भी रखा हुआ दिखाई दिया, जिस पर मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल की तस्वीर छपी हुई दिखाई दी। जालना में मराठा आरक्षण के लिए प्रदर्शन के दौरान करीब 2 घंटे तक हाईवे बंद रहा। जालना वही जगह है जहां से पिछले महीने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई तक विरोध मार्च की शुरुआत हुई थी। जालना के अलावा महाराष्ट्र के सोलापुर में भी मनोज जरांगे पाटिल के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी विधायक विजय कुमार देशमुख के घर के बाहर सड़क पर बैठकर विरोध जताया। इस बीच जालना में भूख हड़ताल कर रहे मनोज जरांगे पाटिल की तबीयत पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने चिंता जताई। कोर्ट ने मनोज जरांगे पाटिल से अपने स्वास्थ्य की जांच में सहयोग करने की अपील की, क्योंकि 10 फरवरी से भूख हड़ताल की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई। प्रशासन ने मनोज जरांगे पाटिल के स्वास्थ्य की देखरेख के लिए एक सरकारी डॉक्टर और एक एम्बुलेंस को धरना स्थल पर तैनात कर दिया। 1 रोज पहले समर्थकों की अपील पर मनोज जरांगे पाटिल ने थोड़ा सा पानी पिया था। हालांकि इसके बाद उन्होंने ये भी दोहराया कि उनका आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक मराठा आरक्षण पूरी तरह से लागू नहीं कर दिया जाता। जबकि मराठा समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर सर्वे के लिए बनाए गए आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी। सर्वे रिपोर्ट मिलने के बाद एकनाथ शिंदे ने भरोसा दिया कि सरकार मराठा आरक्षण को लेकर गंभीर है। शासन निर्णय घेईल आणि त्यासाठी विशेष अधिवेशन 20 फेब्रुवारीला प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल से भूख हड़ताल खत्म करने की भी अपील की। मनोज जरांगे पाटिल की मांग है कि मराठा समुदाय के लोगों को ओबीसी के तहत सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण दिया जाए। उधर बड़ी खबर आई बंगाल से। संदेश खाली जाने के लिए बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। शुवेंदु अधिकारी को 1 दिन पहले संदेश खाली जाने से रोक दिया गया था। इसके बाद वो अदालत गए। उनकी अर्जी पर 19 फरवरी को सुनवाई होगी। संदेश खाली जाने के लिए बीजेपी के कई नेताओं ने कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां नहीं घुसने दिया और संदेश खाली जाने के लिए बवाल बढ़ गया, क्योंकि संदेश खाली की सीमा को किसी पार्टी के नेता को पार नहीं करने दिया गया। इस वजह से हंगामा हुआ। बीजेपी के बाद कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को भी संदेश खाली जाने से रोक दिया गया। बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी की अगुवाई में पार्टी के कार्यकर्ता संदेश खाली रवाना हुए, लेकिन उत्तर 24 परगना के रामपुर में पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। उन्होंने पुलिस को धक्का देकर आगे निकलने की कोशिश की। एक महिला तो पुलिस वालों के बीच ही घुस गई। इसके बाद कई पुलिस वालों ने मिलकर उसे धकेला। बाकी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी ऐसी कोशिश की। इस वजह से दोनों तरफ से धक्का मुक्की हुई। कांग्रेस कार्यकर्ता सुरक्षा घेरा तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। बहुत देर तक बवाल होने के बाद अधीर रंजन समेत कई लोग वहीं सड़क पर बैठ गए। वहां ये लोग बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के जाने के बाद आए।
अधीर रंजन चौधरी पहले गाड़ी से निकले और गाड़ी रोके जाने के बाद पैदल ही संदेशखाली रवाना हो गए, लेकिन उन्हें संदेशखाली जाने से रोक दिया गया। इससे पहले संदेशखाली की सीमा पर तैनात पुलिस ने बीजेपी के 6 सदस्यों को भी रोका। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक दिन पहले 2 केंद्रीय मंत्रियों और 4 सांसदों की कमेटी बनाई थी और इस कमेटी के सदस्यों के संदेशखाली की सीमा पर पहुंचने पर हंगामा शुरू हो गया, क्योंकि पुलिस ने बीजेपी की कमेटी के सदस्यों को संदेशखाली जाने से रोका। कुछ लेके थोड़ी जा रहे हैं। पुलिस के रोकने के बावजूद इन लोगों ने आगे बढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन पुलिस वाले अपनी जगह से हिले तक नहीं। आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, हम उन महिलाओं को न्याय देने दीजिए। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अगुवाई में बनी 6 सदस्यों वाली इस कमेटी में 5 महिलाएं थी। उन्होंने पुलिस को भरोसा दिया कि वो धारा 144 के नियमों का पालन करेंगी, लेकिन पुलिस वालों के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए और इस पर बीजेपी की टीम के लोग भड़क गए। उन्होंने पुलिस को खरी खरी सुनाई, ये तक कहा कि वो अपने साथ उन्हें संदेशखाली की पीड़ित महिलाओं से मिलवाएं, क्योंकि संदेशखाली की कई महिलाओं ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उनके करीबियों पर यौन शोषण का आरोप लगाया था और इसीलिए बीजेपी के लोग उनसे मिलने संदेशखाली रवाना हुए। पुलिस ने इस टीम को रोका तो केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत सभी सड़क पर बैठ गए। इससे पहले इन लोगों ने पुलिस को बातचीत से समझाने की कोशिश की। आपके प्रोडक्शन में हम लोग जा सकते हैं, आप ले चलिए। आप महिला हो, हम महिला हैं, जाएंगे महिला की बात सुनने। लेकिन पुलिस वालों ने इन लोगों के किसी तर्क को नहीं समझा। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भड़क गई। ये टीएमसी के गुर्गे और ये पुलिस सब बराबर है। कुछ देर धरना देने के बाद इन लोगों ने एक आखिरी कोशिश की। थोड़ी धक्का मुक्की हुई, लेकिन बीजेपी की कमेटी संदेशखाली नहीं जा पाई। इसके बाद ये लोग राजभवन पहुंचे। एक दिन पहले शुभेंदु अधिकारी को भी संदेशखाली जाने से इसी तरह रोका गया था। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार तो संदेशखाली जाने की कोशिश में घायल तक हो गए थे। इधर राजस्थान के चुरू से आई खबर ने लोगों को दहशत में डाल दिया। वहां अवैध वसूली के लिए 3 बदमाशों ने एक आदमी की कार को टक्कर मार दी। यहां तक कि लोहे की रॉड से उसकी कार के शीशे भी तोड़ डाले और एक नहीं बल्कि 4 बार उस आदमी की कार को जोरदार टक्कर मारी गई। उनमें 2 बदमाश उस कार के दोनों तरफ लोहे की रॉड से हमला करते रहे। तस्वीरों में सबसे पहले वो कार सड़क से गुजरती दिखी, तभी सामने से एक दूसरी गाड़ी आई और टक्कर मारते हुए उसका रास्ता रोक दिया। इसके बाद दूसरी गाड़ी से वो 2 बदमाश नीचे उतरे और उस कार पर रॉड बरसाना शुरू कर दिया। इस बीच दूसरी गाड़ी बार बार उस कार को टक्कर मारती रही और रॉड से हमले करते हुए वो बदमाश उस आदमी को धमकाते भी दिखाई दिए, लेकिन वो आदमी अपनी कार से बाहर नहीं निकला। तमिलनाडु के वेल्लूर में एक ढाबे पर इतना भीषण हादसा हुआ कि उसे जिसने भी देखा वो खौफ से भर गया। वहां एक तेज रफ्तार कार एक महिला को टक्कर मारते हुए उस ढाबे के अंदर घुस गई और उसकी टक्कर से ढाबे के बाहर खड़ी महिला हवा में उड़ती हुई अंदर जा गिरी। तस्वीरों में उस ढाबे के अंदर नीली साड़ी में एक महिला खाना पकाती नजर आई, जबकि उसके ठीक सामने दूसरी तरफ भी एक महिला खड़ी थी। हालांकि हादसे से पहले तक वो वीडियो में दिखी नहीं, क्योंकि वो नीली साड़ी वाली महिला के बिल्कुल सामने खड़ी थी। लेकिन कुछ ही देर में उसके पीछे से वो तेज रफ्तार कार आती दिखी। बेकाबू कार ने इतनी जोर से टक्कर मारी कि वो महिला हवा में उछल गई और कई फीट दूर ढाबे के अंदर जा गिरी। ये देखते ही ढाबे के अंदर बैठा आदमी गुस्से से आग बबूला हो गया। दांतों को पीसते हुए वो कार चला रहे आदमी की ओर तेजी से लपका और उससे भिड़ गया। इस बीच नीली साड़ी वाली महिला ने किसी तरह खुद को संभाला और जमीन पर गिरी उस महिला की मदद करती दिखी। जोरदार टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी वहां दौड़ पड़े। कई लोगों ने उस कार चालक को घेर लिया और कुछ लोग इस हादसे में बुरी तरह जख्मी हुई महिला को अस्पताल ले गए, लेकिन बताया गया कि उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। 11 फरवरी को हुए इस हादसे का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। उधर रूस को लेकर अमेरिका ने एक ऐसा दावा किया जिससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई। अमेरिका ने दावा किया कि रूस अंतरिक्ष में परमाणु हथियार रखने की तैयारी में जुटा है। रूस इन हथियारों का इस्तेमाल करके अंतरिक्ष में दुश्मन देश की सैटेलाइटों को आसानी से तबाह कर सकता है। यानी अमेरिका के मुताबिक पुतिन ऐसे परमाणु हथियार तैयार करवा रहे हैं जिनका इस्तेमाल करके वो दुश्मन देश की सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ही एक झटके में तबाह कर सकते हैं। अमेरिका ने इसे न्यूक्लियर एंटी सैटेलाइट वेपन बताया। ये कितना खतरनाक हो सकता है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पुतिन ने अगर अपने किसी दुश्मन देश की सैटेलाइट पर इसका इस्तेमाल कर दिया तो वहां सब कुछ ठप पड़ सकता है। उस देश का कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह हो सकता है। नेविगेशन सैटेलाइट पर इसका इस्तेमाल किया गया तो नेविगेशन सिस्टम के जरिए चलने वाले हथियार बेकार हो जाएंगे। यहाँ तक कि फाइटर प्लेन उड़ाने और मिसाइलें दागने में भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इसी वजह से अमेरिका के दावे पर दुनिया के कई देशों में बेचैनी बढ़ गई।
हालांकि रूस ने अमेरिका के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इसे अमेरिका की मनगढ़ंत कहानी बता दिया। ब्रेकिंग न्यूज कोलकाता से आ रही है। वहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने मंत्रिमंडल से ज्योतिप्रिय मलिक को हटा दिया। ज्योतिप्रिय मलिक का नाम राशन घोटाले में आ चुका है और उन्हें ईडी इस घोटाले में गिरफ्तार भी कर चुकी है। राशन घोटाले में टीएमसी के नेता शाहजहां शेख भी आरोपी हैं। आशिका हमारे साथ जुड़ रही हैं कोलकाता से। आशिका, ज्योतिप्रिय मलिक को हटाना, ये जो पूरा प्रेशर बना है संदेश खाली को लेकर, उसकी वजह से हुआ ऐसा लग रहा है? देखिए, 4 महीने का समय लग गया है किशोर ज्योतिप्रिय मलिक को मंत्री पद से उनके हटाने के लिए। 2 मंत्रालय उनके पास से, एक छीन करके बीरबहार हादसा को दिया गया है और एक पार्श्वभौमिक को। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल से खुद बात की है, जो सूत्र बता रहे हैं, उसके बाद ये निर्णय लिया गया है। लेकिन फिलहाल जो संदेश खाली की घटना जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, उसे लेकर के काफी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है सरकार को, जिसके मद्देनजर संभव है कि ये निर्णय लिया गया है। किशोर, शुक्रिया आशिका आपका। इधर दिल्ली पुलिस ने चलती ट्रेन में ठगी करने वाले गिरोह को पकड़ लिया। दिल्ली पुलिस ने नकली टीटी बनकर ट्रेन में लोगों के साथ ठगी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह में शामिल 6 आरोपी लोगों को टिकट कंफर्म कराने का वादा कर उन्हें फंसाते थे। झांसा देकर उनसे उनके पैसे, मोबाइल और बाकी सारे वैल्यूएबल्स उनके सामान सहित लेकर गायब हो जाते थे। उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा कांड में पुलिस ने 9 फरार आरोपियों को मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया। इसके साथ ही पुलिस ने सभी आरोपियों के पोस्टर भी जारी कर दिए। आरोप है कि 8 फरवरी के उपद्रव में इनकी भूमिका थी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एसटीएफ ने बम बनाने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान उनके पास से 4 आईईडी भी बरामद किए गए। इधर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में ऐसी मारपीट हुई कि उसका वीडियो देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। वहां मामूली विवाद में 2 पक्षों के लोगों ने एक दूसरे को जमकर पीटा और देखते ही देखते रिहायशी इलाका जंग का मैदान बन गया और गुस्साए लोगों ने एक दूसरे पर ईंटें फेंकनी शुरू कर दी। कुछ देर में तो वहां ईंट और पत्थरों की जैसे बरसात हो गई। एक लड़का तो ऐसे दौड़ते हुए आगे बढ़ा जैसे ईंटों से हमला करके ही सामने खड़े लोगों की जान ले लेगा, लेकिन जवाब में सामने मौजूद लोगों ने भी उसकी तरफ तेजी से पत्थर फेंके। इसके बाद कुछ लोग तो भागते दिखाई दिए, लेकिन वो लड़का वहीं डटा रहा। इस बीच लोगों ने जमकर गाली गलौज भी की। इस दौरान सड़क पर कुछ बच्चे खेल रहे थे जो पत्थरबाजी देखकर घबरा गए और वहां से दौड़कर भागते दिखाई दिए, लेकिन मारपीट और पथराव काफी देर तक चलता रहा। अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहां झड़प में कई महिलाएं भी शामिल थीं जो ईंट और पत्थर लगने की वजह से घायल हो गई। इसके अलावा दोनों पक्षों के कई आदमी भी जख्मी हो गए। बताया गया कि वहां घर के बाहर रास्ता बनाने की वजह से विवाद चल रहा था। उधर राजकोट में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड ने मैच में तगड़ी वापसी कर दी। दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने महज 2 विकेट के नुकसान पर 207 रन बना लिए। हालांकि टीम इंडिया के पास पहली पारी में 238 रनों की बढ़त बची रही, लेकिन इंग्लैंड के ओपनर बेन डकेट शानदार शतक लगाकर क्रीज पर टिके रहे। बेन डकेट ने पारी की शुरुआत ही आक्रामक अंदाज में की और खेल खत्म होने तक वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते रहे। पहले विकेट के लिए उन्होंने जैक क्रॉली के साथ 89 रनों की साझेदारी की और फिर दूसरी विकेट के लिए ऑली पोप के साथ मिलकर 93 रन जोड़ दिए। दिन का खेल खत्म होने तक बेन डकेट ने केवल 118 गेंदों पर 133 रन बना लिए। अपनी पारी में उन्होंने 21 चौके और 2 छक्के भी लगाए और उनकी इस आक्रामक पारी के दम पर इंग्लैंड ने केवल 35 ओवरों में ही 207 रन का स्कोर खड़ा कर दिया, जबकि बेन डकेट के साथ जो रूट दिन का खेल खत्म होने तक क्रीज पर मौजूद रहे। वहीं रविचंद्रन अश्विन के लिए टेस्ट का दूसरा दिन बेहद खास रहा और वो 500 टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए। भारत के लिए तो वो सबसे तेज 500 टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। और यह मकाम उन्होंने तब हासिल किया जब ओपनर जैक क्रॉली उनकी गेंद पर स्वीप शॉट खेलने की कोशिश में आउट हो गए। अपने टेस्ट करियर में रविचंद्रन अश्विन ने 500वीं बार किसी बल्लेबाज को पवेलियन भेजा। उनसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज केवल अनिल कुंबले हैं, जिनके नाम 619 विकेट हैं। लेकिन अनिल कुंबले को 500 विकेट हासिल करने के लिए 105 टेस्ट खेलने पड़े थे, जबकि रविचंद्रन अश्विन ने केवल 98 टेस्ट खेलकर यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इससे पहले भारत के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने लंबा संघर्ष किया। डेब्यू करने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने 46 रनों की पारी खेली। रविचंद्रन अश्विन 37 रन बनाकर आउट हुए, जबकि जसप्रीत बुमराह ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए केवल 28 गेंदों पर 26 रन बना दिए। पूरी भारतीय टीम 445 रन पर सिमट गई। इधर आनंद महिंद्रा ने क्रिकेटर सरफराज खान के पिता को तोहफा देने का ऐलान कर दिया।
महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने क्रिकेटर सरफराज खान के पिता नौशाद खान को एक महिंद्रा थार तोहफे में देने की इच्छा जताई। उन्होंने सोशल मीडिया पर सरफराज के पिता नौशाद खान की लगन और धैर्य की तारीफ करते हुए उनसे तोहफा स्वीकार करने की अपील की। न्यूजीलैंड ने अपने टेस्ट मैचों के इतिहास में पहली बार दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीत ली। उसने दूसरे टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ उसने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 2-0 से जीत ली। आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि उसने अपने दफ्तर के लिए दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन पर कब्जा नहीं किया है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक 2015 में उसे ये जमीन दफ्तर खोलने के लिए आवंटित की गई थी और वही जमीन 2023 में हाई कोर्ट के विस्तार के लिए दे दी गई। इधर मध्य प्रदेश के निवाड़ी में लूट के आरोपियों को 6 दिनों के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। वहां 4 बदमाशों ने गहनों के कारोबारी पर फायरिंग कर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इसके आरोप में पुलिस ने उनमें 3 बदमाशों को पकड़ लिया। क्योंकि उन बदमाशों ने लूट के लिए गहनों के कारोबारी पर फायरिंग कर दी थी। उसने अपनी जान बचाकर अपने घर के अंदर घुसने की कोशिश की थी, लेकिन उन 2 बदमाशों ने पीछा किया और खींचकर उसे जमीन पर गिरा दिया था। वहां चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर एक आदमी भी अपने घर से बाहर निकलता दिखा था। तभी बदमाशों ने उस आदमी को भी पिस्तौल दिखाकर धमका दिया था। इस बीच कारोबारी ने फिर अपने घर में घुसने की कोशिश की तो वो बदमाश उसे घसीटकर वहां से कुछ दूर ले जाते दिखे। इसके बाद तो उन्होंने कारोबारी पर गोली चलाई और फरार हो गए थे। उन बदमाशों ने कुछ दिनों पहले इस वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन पुलिस ने जाल बिछाया और उन दोनों बदमाशों के साथ उनके एक और साथी को धर दबोचा। ये आदतन अपराधी हैं, एक अंतर्राज्यीय गिरोह है, इसमें और भी मेंबर्स शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक उन बदमाशों से अवैध हथियार और लूटे गए गहने जब्त कर लिए गए। इसके साथ ही उनके साथी बदमाशों की भी तलाश तेज कर दी गई। उधर कानपुर में एक गेस्ट हाउस में शादी समारोह के दौरान आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में एक कार और मोटरसाइकिल जलकर राख हो गई और काले धुएं ने लोगों का सांस लेना मुश्किल कर दिया। आग लगने की वजह से उस गेस्ट हाउस के अंदर धुआं भर गया और बेसमेंट से आग की लपटें उठती नजर आईं। इस बीच वहां रुक रुक कर धमाके होते रहे और अपनी जान जोखिम में डालकर 2 लड़के आग बुझाने की कोशिश करते दिखे। वो आग बुझाने वाले सिलेंडर लेकर बेसमेंट की तरफ जाते दिखाई दिए, लेकिन आग काफी दूर तक फैल चुकी थी। हालांकि आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां भी वहां पहुंच गईं। उस गेस्ट हाउस में लगी भीषण आग की वजह से शादी समारोह में पहुंचे कई लोग अंदर फंस गए और इससे बाहर मौजूद लोग भी खौफ से भर गए। लेकिन आग बुझाने के दौरान ही पुलिस की मदद से अंदर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बताया गया कि उस गेस्ट हाउस में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग भड़क गई। इस बीच इजराइल ने दावा किया कि उसने अपनी सेना की एक महिला सैनिक की मौत का बदला लेने के लिए हमास के एक बड़े ठिकाने को तबाह कर दिया। इजराइल के मुताबिक जिस ठिकाने को बम बरसाकर उड़ाया गया वहां से हमास के लड़ाके मिसाइलें दागते थे। लेकिन इजराइल की सेना को हमास के उन ठिकानों का पता चलते ही वहां भारी बमबारी शुरू कर दी गई। हमले से पहले की वहां से जो तस्वीर आई उसमें सब कुछ बेहद शांत नजर आया, लेकिन तभी एक तरफ हल्का धुआं उठता दिखा। ऐसा लगा जैसे वहां कोई छोटा धमाका हुआ हो, लेकिन इसके कुछ ही पल बाद तो मानो वहां बमों की बारिश शुरू हो गई। इजराइल ने दावा किया कि हमास के जिन ठिकानों को तबाह किया गया वहां बैठे हमास के लड़ाके ही उस महिला सैनिक की मौत के लिए जिम्मेदार थे। लेकिन ये हमास पर इजराइल का अकेला बड़ा हमला नहीं रहा, बल्कि उसने गाजा में बने यूएन के एक दफ्तर को भी बम से उड़ा दिया। इजराइल ने आरोप लगाया कि यूएन के उस दफ्तर से हमास के लड़ाकों को जंग में मदद की गई। उधर ग्रीस की संसद ने समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दी। यूरोप के देश ग्रीस में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिल गई। मतलब अब वहां समलैंगिक विवाह करना अपराध नहीं माना जाएगा। ग्रीस की संसद में जब इस बिल पर बहस हुई तो इसके पक्ष में 176 वोट पड़े, जबकि सिर्फ 76 सांसद ऐसे थे जिन्होंने इसका विरोध किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को इस साल होने वाले आम चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा। उनकी पार्टी को 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा। ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी ने ये दोनों सीटें 2019 के चुनावों में जीती थी, लेकिन विपक्षी लेबर पार्टी ने उन पर जीत हासिल कर ली। मुंबई में कई फिल्मी हस्तियां हाथियों के अवैध शिकार के मुद्दे पर बनी वेब सीरीज पोचर की स्क्रीनिंग के लिए पहुंची। इस वेब सीरीज का ट्रेलर एक दिन पहले रिलीज किया गया। उधर ब्रेकिंग न्यूज है दरभंगा से। बिहार के दरभंगा में मूर्ति विसर्जन के दौरान एक जुलूस पर पथराव की खबर है। खबरों के मुताबिक मूर्ति विसर्जन के दौरान बज रहे गानों पर हंगामा हुआ और पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसके बाद 2 समुदाय के लोगों में भिड़ंत शुरू हो गई। इस दौरान कई लोगों के घायल होने की खबर आई। पुलिस के बड़े अधिकारियों को हालात संभालने के लिए घटनास्थल पर भेजा गया है। चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, क्या खबर आ रही है वहां से?
बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक दरभंगा जिले के बहेड़ा थाना क्षेत्र के बहेड़ा बाजार की ये घटना है, जहां पर मूर्ति विसर्जन के लिए लोग निकले थे और उसी दौरान बाजार में जैसे यह मूर्ति पहुंची उसी दौरान पत्थरबाजी हो गई और इसकी सूचना मिलने के बाद वरीय अधिकारी जिला के डीएम, एसएसपी, एसपी घटना स्थल पर पहुंचे हुए हैं और दोनों तरफ लोगों को समझाए जाने की कोशिश की जा रही है और साथ ही इस इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है ताकि दोबारा ये पत्थरबाजी ना हो। हालांकि मूर्ति अभी बाजार में ही मौजूद है और अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक थोड़ी देर बाद वहां से फिर से एक बार मूर्ति को वहां से निकालकर और विसर्जन के लिए ले जाया जाएगा। शुक्रिया चंद्रमोहन आपका। इस बीच मुंबई के बोरीवली इलाके में भयंकर आग कहर बनकर टूट पड़ी। वहां पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में अचानक आग भड़की और कुछ ही देर में बेकाबू हो गई। इसके बाद आग को वहां खड़ी दूसरी गाड़ियों तक पहुंचने में देर नहीं लगी और भीड़ भाड़ वाले इलाके में लगी भीषण आग विकराल होती दिखी। ऐसा लगा मानो वहां बड़ा धमाका हो गया, क्योंकि आग एक झटके में 20 से ज्यादा गाड़ियों तक फैल चुकी थी। इस दौरान वहां कई स्कूटर और मोटरसाइकिलें खड़ी दिखाई दी, जिन पर आग लगने का खतरा बना रहा। कुछ देर बाद आग पर काबू पाने के लिए लोग वहां पानी की बौछार करते नजर आए, लेकिन पानी की बौछार करते ही आग और भड़क गई। इसके साथ दम घोंट देने वाले धुएं ने तो और मुश्किलें बढ़ा दी। बड़ी संख्या में वहां लोग मौजूद थे जो आग की धधकती लपटों के आगे मजबूर दिखाई दी, जबकि दमकल कर्मी आग बुझाने के लिए वहां लगातार पानी की बौछार करते रहे। इसके थोड़ी देर बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन काफी देर हो चुकी थी, इसलिए कई स्कूटर और मोटरसाइकिल पूरी तरह जलकर राख हो गए। उधर जंग के बीच यूक्रेन ने रूस के बेलग्राद इलाके को दहला कर रख दिया। रूस के मीडिया के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने वहां खतरनाक मिसाइलें दागकर तबाही मचा दी। इस हमले में 6 लोगों के मारे जाने का दावा किया गया, क्योंकि यूक्रेन की फौज ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी और बेलग्राद की सूरत बदल कर रख दी। वहां एक इमारत को निशाना बनाया गया जो हमले में पूरी तरह तबाह हो गई। उस इमारत पर लगे शीशे टूटकर बिखर गए, यहाँ तक कि कंक्रीट की दीवारें भी ढह गईं। उस इमारत के बाहर खड़ी गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गईं। वहां गाड़ियों के शीशे चकनाचूर दिखाई दिए, जबकि एक गाड़ी ने तो खौफनाक हमले की तस्दीक कर दी। उस गाड़ी पर फायरिंग के निशान दिखाई दिए। रूस ने वीडियो जारी कर यूक्रेन पर मिसाइल अटैक करने का आरोप लगाया और उसे आतंकी हमला बताया। दावा किया गया कि इस हमले में 6 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा कई लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कैंसर की काट खोजने का भरोसा जता दिया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दावा किया कि उनके देश के वैज्ञानिक जल्द ही कैंसर की वैक्सीन बना लेंगे। पुतिन ने यह भी दावा किया कि जल्द ही कैंसर की वैक्सीन लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट ने आर्थिक संकट में घिरी गो फर्स्ट एयरलाइंस को खरीदने के लिए बोली लगाई। गो फर्स्ट पर अलग अलग बैंकों का करीब 6,500 करोड़ रुपए कर्ज है। भारतीय शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन तेजी देखने को मिली। इस दौरान बीएसई के मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 1% की बढ़ोतरी हुई। सेक्टोरल इंडेक्स में पीएसयू बैंक, मेटल, ऑयल एंड गैस और पावर को छोड़कर दूसरे सभी इंडेक्स हरे निशान पर बंद हुए। इसी वजह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 376 अंकों की तेजी के साथ 72,426 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 129 अंकों की बढ़त के साथ 22,040 के स्तर पर पहुंच गया। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के लिए गुजरात के कच्छ और लालपुर से बांधनी के दुपट्टे मंगवाए जाएंगे। बांधनी करीब 5,000 साल पुरानी लोक विरासत है। इन दुपट्टों को गुजरात के कई जिलों की महिलाओं ने खास तौर पर अनंत अंबानी और राधिका की शादी के लिए तैयार किया है। इधर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सीआरपीएफ जवानों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ जवानों ने 8 किलो का बम बरामद किया। इसके बाद उन्होंने उस बम को धमाका करके नष्ट कर दिया। नक्सलियों ने सीआरपीएफ की 222 बटालियन के जवानों को निशाना बनाने के लिए बम को जमीन में छिपा कर रखा था। चेरपाल और पालनगर के बीच सर्च ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ की एक टुकड़ी ने भारी भरकम उस बम का पता लगाया। उधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक सांड के हमले में एक बुजुर्ग की मौत के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मुंशी सिंह कुशवाहा नाम के 63 साल के बुजुर्ग पर यह हमला तब हुआ जब वो एक गली से गुजर रहे थे और तभी पीछे से चुपचाप आए उस सांड ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें हवा में उछाल दिया। इस डरा देने वाली घटना की जो तस्वीर आई उसमें वो बुजुर्ग धीरे धीरे एक गली से गुजरते दिखे। उनके ठीक पीछे वो सांड चल रहा था, लेकिन तभी वो तेजी से आगे बढ़ा और उसने बुजुर्ग को अपने सींगों पर उठाकर उछाल दिया। हमला करने के बाद वो सांड मुड़ा और वहां से बड़े आराम से चला गया, जबकि वहां आसपास खड़े लोग घायल बुजुर्ग की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन अस्पताल ले जाने पर उनकी मौत की पुष्टि कर दी गई। बताया गया कि बाद में नगर निगम की एक टीम ने बुजुर्ग पर हमला करने वाले सांड को पकड़ लिया। अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं।
अपनी मर्जी से कहा अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम। 100 बात की एक बात कही निदा ने, पहले हर चीज थी अपनी मगर अब लगता है अपने ही घर में किसी दूसरे घर के हम। मिलते हैं सोमवार को, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।